एक मुहावरा है कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। यह मुहावरा बिल्कुल बदल गया है और एक नया मुहावरा आया है। पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे और बड़े नवाब। अभी मैं एज अ असिस्टेंट कमिश्नर दिल्ली इनकम टैक्स में मैं पोस्टेड हूँ। ऑलमोस्ट 65 मेडल्स मैंने इंटरनेशनली परफॉर्म करे। 14 में बात करी जाए तो मेरे गोल्ड सिल्वर थे। 18 में एशियन गेम्स हुआ, उसमें सिल्वर था। लास्ट जो एशियन गेम्स हुआ उसमें गोल्ड सिल्वर थे। तो जिम रेगुलर जाता है, उसको मेरा वो देंगे और बोलेंगे पुल करो, वो नहीं कर पाएगा। वहाँ मैं उठा रहा हूँ, मैं एम ही नहीं कर पा रहा, मतलब टारगेट पे एम ही नहीं लिया जा रहा। मैं लेता हूँ वो दूसरे टारगेट पे, मैं एम नहीं कर पा रहा, मैं शूट कहाँ से करूँ? हौसला अफजाई तो होनी चाहिए। कोई भी नहीं आता, बहुत क्लियर कट है। हारे हुए को कोई नहीं देखता। आप जीतोगे तभी आप जाने जाओगे। मैंने ऐसे ऐसे जने देखे जो रिफ्रेशमेंट की जो ब्रेड्स मिलती थी वो लेकर के घर जाते थे ताकि उनके पेरेंट्स भी खा सकें। परेड में प्रिंसिपल द्वारा दूसरे बच्चों को जो वो जीत के आए थे सम्मान करके मेरे में जज्बा पैदा हुआ कि यार मुझे भी करना है वो चीज़। वो कहीं ना कहीं जुनून वहाँ से पैदा हुआ। मुझे आज भी पूरा याद है, डीके अग्रवाल सर थे, 100 रुपए अपनी जेब से देते। उस टाइम पे 100 रुपए की अहमियत आज के जो एशियन गेम्स में करोड़ रुपए देते हैं उसके बराबर है। जैसे ही मेडल लिया और प्रेस आ गई, चीजें आ गई, मुझे पकड़ लिया डोप वालों ने। नमस्ते, मेरा नाम राहुल है और स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। एक मुहावरा है जो कि बड़ा ही प्रचलित है हमारे समाज में, हमारे घरों में बहुत ही कहा जाता है कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। लेकिन जानते हैं अब ऐसा नहीं है। यह मुहावरा बिल्कुल बदल गया है और एक नया मुहावरा आया है। पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे और बड़े नवाब। दरअसल आज के हमारे जो मेहमान हैं उन्होंने इस वाक्य को, इस बात को एकदम सच साबित किया है। खेल कर कूद कर निशाना लगाकर उन्होंने देश के लिए पदक तो जीते ही हैं, लेकिन पदक के साथ उन्होंने पद भी हासिल किया है। उन्होंने निशाना लगाकर, आप समझिए कि इनकम टैक्स जैसे विभाग में, आयकर विभाग में असिस्टेंट कमिश्नर का पद हासिल किया है। तो स्वागत कीजिए कंपाउंड आर्चरी के चैंपियन अभिषेक वर्मा जी का। बहुत बहुत स्वागत है अभिषेक जी। थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप, क्या चल रहा है इन दिनों? बहुत बढ़िया। और आपने बहुत अच्छा बात कही कि आज की डेट में खेलोगे कूदोगे तो बनोगे और बड़े नवाब, क्योंकि आज की डेट में आपको सब कुछ मिल रहा है खेल के द्वारा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट, सारे विभाग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और एक अलग ही विज़न दिखाया गया है स्पोर्ट्स के प्रति, जिसमें जिस लेवल का एथलीट होगा जी, उस लेवल का उसका फ्यूचर होगा। फ्यूचर दो तरीके के हैं, आपको जॉब भी मिलेगी, कोई स्कूलिंग सेक्टर में है तो उसको फ्री एजुकेशन भी मिलेगी, कोई यूनिवर्सिटी में है तो उसको फ्री एडमिशन्स भी मिलेंगे। सब डिपेंड करेगा आपके टैलेंट के ऊपर। आप नेशनल लेवल जीता है तो आपको ग्रुप सी की जॉब मिलेगी। आपने इंटरनेशनल मेडल जीता है, आपको ग्रुप बी की जॉब मिलेगी। आपने ओलंपिक, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, बड़े बड़े इवेंट्स जीते हैं तो आपको ग्रुप ए तक की जॉब मिलेगी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत अच्छा फ्यूचर दिखाया है, दिया है, और हम सब बड़े स्पोर्ट्स पर्सन हैं या नॉर्मल स्पोर्ट्स पर्सन हैं, सब उसको अवेल कर पा रहे हैं। तो अभी मैंने जो आपका जो डेजिग्नेशन बताया, पदनाम, वो सही तो था ना? हाँ जी, बिल्कुल असिस्टेंट सही है। कमिश्नर ही अभी के डिप्यूटी कमिश्नर हो गए हैं। अभी मैं एज अ असिस्टेंट कमिश्नर दिल्ली इनकम टैक्स में मैं पोस्टेड हूँ। जी, पर यह कि ये अब आकर के आया है मेरे 22 साल के करियर के बाद। ऐसा नहीं था कि मैं स्टार्टिंग से मैं इंडिया टीम का प्लेयर था या एशियन गेम्स मैंने फ्रॉम फर्स्ट ईयर मैंने जीत लिया था। स्ट्रगल्स काफ़ी रहे हैं। नेशनल्स, पहले स्टेट, फिर नेशनल्स, फिर इंटरनेशनल्स, फिर बड़े इवेंट, फिर एशियन गेम्स, फिर दोबारा एशियन गेम्स, फिर दोबारा एशियन गेम्स, कॉन्टिन्यू बैक टू बैक परफॉर्म कर रहे हैं। और स्टेप बाय स्टेप एजुकेशन को भी करते हुए, ध्यान में रखते हुए, अपनी स्कूलिंग करके, दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करके, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी से मास्टर्स करके, डिपार्टमेंट में पार्ट ले करके, डिपार्टमेंट ज्वाइन करने के बाद इंटरनली एग्ज़ाम दे करके हासिल किया है सब चीज़ें। अच्छा, ये सुनने में कितना इंटरेस्टिंग लगता है ना कि आपका जो मतलब समझिए कि खेल कर जो आपने पद हासिल किया है और दूसरी तरफ जो
डेजिग्नेशन आपको मिला है, जिस तरह के रैंक आपने हासिल किया है, वो सेम यूपीएससी के जो बच्चे पास आउट करते हैं और उतनी मेहनत करने के बाद से ये, तो ये सुनने में या इसको जब आप सोचते हैं तो कितना अच्छा लगता होगा ना, बहुत ही। देखिए, अब नज़रिया है सबका, जी। अच्छा सबको लगता है। और फॉर श्योर यूपीएससी एक सबसे बड़ा इंडिया का एग्ज़ाम होता है। उसको क्रैक करने के बाद आप आईपीएस, आईएएस, आईआरएस आप लगते हैं। जी। और अगर मुझे ये मुकाम मिला है, पर इसके पीछे आप ये देखिए कि यूपीएससी हर साल होता है, हम्म। हर साल आपके पास मौका होता है। पर जिस पोजीशन पे मैं हूँ एशियन गेम्स जीतने के बाद, तो एशियन गेम्स 4 साल में एक बार आता है, तो मेरे पास मौका 4 गुना कम है। प्लस पहले आपको इंडिया में टॉप करना पड़ता है, और टॉप में भी आप इंडिया के टॉप 3 में आएंगे तब आपको इंडिया टीम खेलने का मौका मिलेगा। जी। और उसके बाद आपको एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, वर्ल्ड चैम्पियनशिप और ओलंपिक जैसे इवेंट में फिर आपको टॉप करना पड़ता है। जब वहाँ पे मेडल लाते हैं तब आप एलिजिबल होते हैं क्लास 1 ऑफिसर बनने के लिए। तो शायद आप कंपेयर कीजिए कि टफ क्या है। हाँ, बिल्कुल, ये तो ज़्यादा टफ है। तो ठीक है, यूपीएससी नो डाउट बहुत मेहनती बच्चे कर पाते हैं, क्रैक कर पाते हैं, पर सेम इसको स्पोर्ट्स पर्सन को भी अगर देखा जाए कि बहुत कम बच्चे मेडल ले पाते हैं ऐसे इवेंट्स में। तो दोनों ही अपने आप में चैलेंजिंग है, और बहुत कम जने हैं जो इस मुकाम पे पहुंचे हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स पर्सन का भी एक टाइम पीरियड होता है कि कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि आप कब तक आप परफॉर्म कर पाएंगे, कब तक आप compete कर पाएंगे, और कब मेडल आपका आएगा, वो आपके परिश्रम पे भी डिपेंड करता है। अब मैं 20 साल का मेरा करियर है आर्चरी का, तब जा कर के मैं मुकाम कर पाया हूँ। जी। ऑलमोस्ट 65 मेडल्स मैंने इंटरनेशनली परफॉर्म करे हैं। पर अब आज का compete मैं कर रहा हूँ, और मैं एज अ 15 साल पुराना मैं compete कर रहा हूँ, तो जोश में बहुत फ़र्क है। जी। अब मैं यंगस्टर्स के साथ कर रहा हूँ, चैलेंजिंग अपने आप में आते हैं। जी। उनको भी आते हैं, उनको एक्सपीरियंस के साथ लड़ना पड़ता है कि मेरे पास एक्सपीरियंस है, उनके पास थोड़ा यंगस्टर है, उनका जज्बा है उनका। तो शायद यही कॉम्बिनेशन है जो अभी आज की डेट में तो सक्सेसफुल है। जी। हमारी मेंस टीम वर्ल्ड में नंबर 1 है, मिक्स टीम वर्ल्ड में नंबर 1 है। तो यही शायद एक अनुभव के साथ, एक एक्सपीरियंस के साथ और एक यंगस्टर्स के साथ हमारी मिक्स टीम जा रही है। तो सब अच्छा है अभी तक। तो अभिषेक जी, सबसे पहले तो आपको बधाई कि लंबे अरसे के बाद, लंबे वर्षों के बाद से, इंतज़ार के बाद से 2028 ओलंपिक्स के लिए कंपाउंड आर्चरी को शामिल कर लिया गया। हाँ, ये काफ़ी टाइम से रुका हुआ था, जी। और अब जा कर के एक मौका मिला है। मिक्स टीम इवेंट को कंपाउंड आर्चरी में को ऐड किया गया ओलंपिक्स में, जो एलए में होने वाले हैं। तो उसमें इंडिया एक स्ट्रॉन्ग दावेदारी करेगा। कैसी चल रही हैं तैयारियाँ लॉस एंजलिस तैयारियाँ की? अच्छे हैं। देखिए, वर्ल्ड कप्स अभी रिसेंटली होकर के आए हैं, शंघाई में भी मेडल्स आए हैं हमारे, और बैक टू बैक हिस्ट्री रही है कि मेडल्स आ रहे हैं हमारे। एक स्ट्रॉन्ग compete कर रहे हैं इंडिया टीम, तो एक अपने आप में एक दबदबा है, एक अपना नाम बनाया है। और आने वाले टाइम में अभी वर्ल्ड चैम्पियनशिप है, एशियन चैम्पियनशिप है, नेक्स्ट ईयर एशियन गेम्स है, तो बड़े बड़े इवेंट्स भी हैं जिसमें हमें compete करना है और मेडल लेने हैं, ताकि हम परफॉर्म करते रहे। जी। लक्ष्य बस ये रहेगा कि 28 तक जितने भी इंटरनेशनल इवेंट्स आ रहे हैं, हम अच्छे से अच्छा परफॉर्म करें, ताकि 28 में एक सक्सेसफुल जीत हासिल कर पाएँ। तो क्या मतलब लॉस एंजलिस के लिए कुछ खास तैयारियां, ओलंपिक्स है भाई, तो उसके लिए कुछ अपने ट्रेनिंग में और सारी चीज़ों में कुछ बदलाव किया है, नई चीज़ें कुछ? देखिए, बदलाव मेंटली है। जिस दिन से आया था उस दिन से एक नया जोश आ गया था। जी। जी। करना हमें वही है, क्योंकि हम एक पहले भी सही गाइडेंस में थे, तभी हम वर्ल्ड नंबर 1 है, और मेडल दे रहे हैं, मेडल ले रहे हैं, परफॉर्म आ रहे हैं, जी। परफॉर्मेंस आ रही है। लास्ट एशियन गेम्स भी देखा जाए तो क्लीन स्वीप था, सारे के सारे गोल्ड हमने लिए थे, हर कैटेगरी में गोल्ड लिए जी। थे। तो ज़्यादा छेड़छाड़ ना करते हुए, बस उसी को बस माइंड मेकअप करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं, और सारे इवेंट में एक अच्छा प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहे हैं। जी। आर्चरी पे, आपके जीवन पे, गेम्स पे आगे हम लोग बातचीत शुरू अभी मतलब आगे बढ़ेंगे ही। उसके पहले हमारे दर्शकों को थोड़ा सा ये जानकारी मैं ज़रूर आपके माध्यम से दे देना चाहता हूँ। लोग जानते तो हैं कि आर्चर तीरंदाज होते हैं, लेकिन एक जो बेसिक फ़र्क है कंपाउंड और
रिकर्व जो आर्चरी होती है, उसके बारे में ज़रा बताएं कि ये दोनों कैसे देखिए, अलग। इंडिया में 3 तरीके की आर्चरी होती है। जी, एक होती है वुडन बो, एक होती है कंपाउंड, एक होती है रिकर्व। ठीक है, रिकर्व और कंपाउंड इंटरनेशनली खेला जाता है, ठीक है। पर क्योंकि वो एक्सपेंसिव है, सारा फॉरेन से आता है, तो काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता। तो आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने एक इंडियन, मतलब दिखेगा वो कंपाउंड, मतलब रिकर्व ही, पर लकड़ी से बना हुआ बो होगा वो। अच्छा, तो उसको मान्यता दी, जो कि स्कूल लेवल पे, नेशनल ठीक है। लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे उससे आप खेल सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। तो काइंड ऑफ ये प्री टेस्ट हो गया कि आपका बच्चा इंटरेस्टेड है या नहीं है, अच्छा कर रहा है नहीं कर रहा। अगर सक्सेसफुल कर रहा है, इंटरेस्टेड है, टाइम दे रहा है, मेडल जीत रहा है नेशनल लेवल पे, तो मीन्स वो रेडी है। आप रेडी हो सकते हो एक इन्वेस्टमेंट के लिए। एक आज की डेट में कॉस्टिंग इसकी 4 से 5 लाख रुपए तक जाती है, कंपाउंड की। एक कंपाउंड हो या रिकर्व हो, अच्छा, तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव में आ जाता है ये। हाँ, ऑल्दो अच्छे टॉप एथलीट्स को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट फंडिंग कर रही है, एक एक सेट देती है, सपोर्ट करती है, पर एट द एंड स्टार्टिंग में और चीज़ों में आपको करना पड़ेगा, इनिशियली पेरेंट्स को पार्ट लेना पड़ेगा। वुडन बो की अगर मैं बात करूँ कॉस्टिंग, तो 8 से 10 हज़ार रुपये पूरा सेट आ जाता है। अच्छा, तो इसीलिए कि बच्चे के इंटरेस्ट के लिए है नहीं है, चीज़ें कैसे क्या कर रहे हैं, तो हम एक तरह से वो प्री टेस्ट कह लो उसको, आप वो कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। अब आते हैं रिकर्व पे। रिकर्व मैनुअली ज़्यादा था, एक सिंगल स्ट्रिंग का होता है, जस्ट लाइक अ ठीक है। नॉर्मल जो हम बो देखते आए हैं। प्रभु श्री राम का बो मान लीजिए, जैसा कि हाँ, आप हाँ, हाँ, मान लीजिए बिल्कुल कि बनावट उसकी। बनावट वैसी ही होती है, पर वो सारा मटेरियल फाइबर और एल्यूमिनियम का होता है, एलॉयज का होता है सारा वो बना हुआ, और मेड इन यूएस, कोरिया, यही इनकी मैन्युफैक्चरर है, जो कि हमें इंपोर्ट करने पड़ते हैं। कंपाउंड उसके बाद इंट्रोड्यूस हुआ, जस्ट लाइक रैम्बो बो, अगर आपने देखा होगा, क्रॉस बो की तरह 3 उसमें स्ट्रिंग्स होती है, पावर ज़्यादा होती है, एक्यूरेसी ज़्यादा होती है, तो आपको बार बार 10 मारना पड़ता है कंपाउंड में। तो वो कंपाउंड वो में मशीन ही थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, और पर एक्यूरेसी ज़्यादा होती है, तो हमारे टारगेट फेज भी छोटा कर दिया गया ताकि स्कोर्स आपके compete कर पाएँ आप। तो ये 3 तरीके के आर्चरी में बोज होते हैं। अच्छा, तो रिकर्व और कंपाउंड का जो वेपन होता है, उसका वेपन का वो कॉस्टिंग भी मतलब सेम हाँ, ही रहती ऑलमोस्ट है? सेम ही रहती है। अच्छा, सेम रहती है। अच्छा, गेम्स मतलब मुझे लगता है कि जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ा टफ है क्या, ये कंपाउंड का? देखिए, नहीं ऐसा नहीं है। अब रुझान है बच्चों का, अब जैसे ही ओलंपिक में आया तब से कंपाउंड के प्रति की सबकी मुझे कंपाउंड लेना है। कोई भी नया बच्चा आता है, कंपाउंड लेना है, कंपाउंड लेना अच्छा, है, तो ये कह सकते हैं कि 60% कंपाउंड में चले जाते हैं, 40% रिकवर में आ जाते हैं। और इससे पहले जब ओलंपिक में नहीं था तो उल्टा था, 70% रिकवर में जाते थे और हाँ। 30% कंपाउंड में आते थे। एक इंटरेस्टिंग किस्सा जो आपने बताया, मैंने उससे एक उलट चीज़ देखी एएसआई पुणे में। हाँ, आप तो, आपके कई सारे मित्र, आप भी जाते ही रहते होंगे। तो मैंने देखा कि तरुणदीप, अतनु, दीपिका सब लोग इस साइड में प्रैक्टिस कर रहे थे, और मैं थोड़ी देर बाद देखा कि एक व्यक्ति है, एक सज्जन है, और इन दोनों ये जो रिकर्व वाली जो टीम थी, उससे अलग एक व्यक्ति निशाना लगा रहे थे। तो मैंने, जो कोच थे, मीम गुरुंग मीम शायद, गुरु, ओके। तो सर से मैंने पूछा कि ये, बोला कि राहुल जी ये कंपाउंड वाले हैं, और वो अकेले सिंगल तपती दोपहरी में एकदम निशाना। तो मैंने लगा, मुझे लगा कि शायद उसमें कम लोग जाते हैं, लेकिन जैसा कि आपने बताया कि रुझान उधर भी बड़ा है, 60% है, मतलब ये तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, एएसआई पूना तब तक ओलंपिक में नहीं आया था ना, तो हर कोई वो है डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट की ओलंपिक इवेंट को सपोर्ट करना। तो सेम रेशो वहाँ पे भी था कि ओलंपिक इवेंट को ही इंट्रोड्यूस करते थे, बच्चों को लेते थे, करते थे। और कंपाउंड इवेंट का रेशो बहुत कम होता था कि ठीक है ये तो कैजुअली लिया जाता है। पर मैंने बताया कि अभी 2 महीने पहले ही हाँ, ये जो खबर इंट्रोड्यूस हुआ है, हाँ, तो उससे अब आप शायद एएसआई में जाएंगे तो आपको इक्वालिटी मिल जाएगी और चेंज मिल जाएगा आपको। क्या बात है, क्या बात है। तो और कौन कौन से गेम्स अभी हैं जिसको लेकर अभिषेक जी आप तैयारियां कर रहे हैं? मेजरली हमारा टारगेट एशियन गेम्स है। ठीक है। ये मेरा 4th एशियन गेम्स होगा और अच्छा। नेक्स्ट ईयर है। इसके ट्रायल्स हमारे दिसंबर में स्टार्ट हो जाएंगे, तो हमारे बहुत कम टाइम बचा है। जी। एक इंडिया स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है इसके लिए, एशियन गेम्स के लिए। अगर 14 में बात करी जाए तो मेरे गोल्ड सिल्वर थे
18 में एशियन गेम्स हुआ, उसमें सिल्वर था। अब लास्ट जो एशियन गेम्स हुआ उसमें गोल्ड सिल्वर थे। तो इंडिया एक अच्छा परफॉर्म करता है तो वैसे ही करता रहे, तो उसके लिए सिलेक्शन ट्रायल्स भी थोड़े स्ट्रांग रखते हैं। नॉर्मल इंटरनेशनल इवेंट के लिए एक सिलेक्शन ट्रायल होता है, इसके लिए 3 ही ट्रायल्स अच्छा। होंगे। तो कह सकते हैं कि बहुत चुन चुन करके बंदे निकाले जाते हैं इसके लिए, और कोई भी मौका नहीं दिया जाता, क्योंकि परफॉर्म हमें अच्छा करना है उस इवेंट में। 4 एशियन गेम्स में तो आपने अब एशियन गेम्स है, हाँ, इसके अलावा फिर वर्ल्ड चैंपियनशिप भी चलती रहेंगी। हर 2 साल में वर्ल्ड चैंपियनशिप होती है, हर 2 साल में एशियन चैंपियनशिप होती है। जी। फिर और भी टूर्नामेंट्स हैं, वर्ल्ड कप्स हो गए हैं, वर्ल्ड कप फाइनल्स हो गए हैं। इस साल मेरा वर्ल्ड गेम्स है, मुझे अगस्त में जाना है चेंगडू में। वो भी 4 साल में एक बार होता है। होपफुली वो लास्ट एशियन गेम्स होगा हमारा, क्योंकि वर्ल्ड गेम्स वो वाले खेल होते हैं जिसमें ओलंपिक, नॉन ओलंपिक इवेंट यू कैन से। ठीक है। तो कंपाउंड नॉन ओलंपिक इवेंट था, तो वर्ल्ड गेम्स में था। अब ओलंपिक में आ गया तो ये लास्ट होगा हमारा। उसके बाद से वर्ल्ड गेम्स हमारे बंद हो जाएंगे। ये ओलंपिक कमेटी की क्राइटेरिया क्या होता है कि खेलों को शामिल करना, नहीं शामिल करना? इस बार शायद पता चला कि क्रिकेट को भी शामिल कर लिया गया है। तो देखिए, क्राइटेरिया क्या होता है? आईओसी की टीम होती है कि रुझान, पब्लिक का इंटरेस्ट किस में है। अच्छा। और एक होस्ट करने वाली कंट्री के ऊपर पावर होती है कि वो कौन से 2 इवेंट हटा सकता है या ऐड कर सकता है उसकी अच्छा, जगह 2 पे। इवेंट कौन सा ऐड कर सकता है, कर हटा सकता सकता है, है? वो एज पर द कंट्री डिपेंड करती है। और आईओसी ने भाई रुझान भी देखे हैं कि रुझान कितने रुझान हैं, कि पब्लिक इंटरेस्ट कितना है, और कह सकते हैं कि ऑडियंस कितनी है। तो उसके ऊपर भी ये डिपेंड करता है कि ओलंपिक में कौन कौन से इवेंट्स होंगे। तो यूएसए इसके लिए धन्यवाद का पात्र है। कह सकते हैं कि अब से पहले यूएसए कंपाउंड में बहुत स्ट्रॉन्ग इवेंट, मतलब कैंडिडेट था। अच्छा। बहुत स्ट्रॉन्ग, मतलब कि सारा हमारा कंपाउंड मेड इन यूएस ही है सारा। तो सारी कंपनीज वहाँ की हैं, सारे प्लेयर्स वहाँ के हैं। वहाँ के एक अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग टीम होती थी उनकी। तो वो कब बहुत ट्राई कर रहे थे कि आ जाए आ जाए आ जाए। तो अब फाइनली उनका भी आया, फिर हमारा भी हो गया कि ठीक है, वर्ल्ड नंबर 1 है इस टाइम पे। इंडिया को मेडल नहीं है अभी तक आर्चरी में, तो इमीडिएट अब हमें लाना है। हाँ, आर्चरी में ओलंपिक्स में नहीं है। मेडल्स नहीं है। एक बहुत ही संभावित शुरुआती दिनों में नाम थे लिम्बा राम। हाँ, कह सकते हैं आप कि लिम्बा सर से इंडिया की आर्चरी जानी जाती है। जी जी। पर अनफॉर्चुनेटली वो मेडल की राह दिखाई, पर मेडल नहीं आ पाया नहीं हमारा। आ पाया। हाँ। सब उस राह पे चल रहे हैं, कोशिश जी कर रहे हैं। जी जी। हमें मौका नहीं मिल पाया था, अब हमारे पास मौका आया है, तो नहीं। कोशिश करते हैं कि उस राह को जल्दी पूरा कर दें। वो बिल्कुल पूरा होगा। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, बहुत आपको इसके लिए विशेष हैं। देश की उम्मीदें हैं और आप तो बहुत ही आत्मविश्वास से लबरेज हैं, तो अच्छा ही होगा। अभिषेक जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे कि आर्चरी है, ये बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज़ वाला गेम तो है नहीं, तो इसमें भी क्या इंजरी के चांसेज और ये सब भी चीज़ें होती हैं क्या? क्योंकि स्पोर्ट्स पर्सन के लिए तो आपको पता है कि इंजरी उसके लाइफ का एक ऐसा फेज होता है जो सब कुछ बदल सकता है। देखिए, जो दिखता है वैसा होता नहीं, आपने सुना ही होगा। आप कह रहे हैं आर्चरी इंजरी वाला गेम नहीं है। नहीं, मैं पूछ रहा था कि है या नहीं है। मैं आपसे जानना उसको ही मैं बता रहा हूँ जी आपको जी मैं, कि जो मेरा बो है, जो कंपाउंड है मेरा, जो जी। जिसे मैं उठाता हूँ, जिससे मैं शूट करता हूँ, जी। उसकी पाउंडेज होती है 60 पाउंड। 60 पाउंड हो गए कि आप किसी नॉर्मल या किसी अच्छे जिम वाले को भी लेकर के आएंगे, जो जिम रेगुलर जाता है, और उसको मेरा बो देंगे और बोलेंगे पुल करो, वो नहीं कर पाएगा। ओहो। वो इतना टाइट होता है, खींचने में बहुत उसकी पावर लगती है। और हम पर डे 400-500 शॉट्स चलाते हैं। प्लस मेरा जो बो का वेट है वो 4.5 kg के अराउंड होता है। अब आप सोच के देखिए कि डेली अगर मैं 400 टाइम्स उसको उठा रहा हूँ, तो एक मसल्स पे कितना प्रेशर आ रहा है। और मैं वीक में 6 डेज प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और सालों साल प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और 22 साल से कर रहा हूँ। 22 साल से कर रहे हैं। अब आप सोचिए एक मसल पे कितना स्ट्रेन आएगा। तो रेगुलर हम फिजियोथेरेपिस्ट, मसाजर, एक्सपर्ट, कोचेस, इन सब की नज़रों में हैं, इन सब के साथ जुड़े हुए हैं, तो इन सब इंजरीज से हम बचे हुए हैं। इंजरी तब होती है जब आप एक मसल्स पे ओवर में आप स्ट्रेन देते हैं।
चाहे वो जिम में हो, जी। चाहे वो किसी भी एक्टिविटी में हो। हम्म। अब हमें मालूम है कि हमारी मसल्स, मेरी मसल्स, कोई स्टार्टिंग में कोई बच्चा आया तो उससे 50 शॉट्स कराने हैं कि 50 शॉट्स के बाद उसकी इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा है। ठीक है। तो धीरे धीरे उसको स्टेबल करेंगे, उसको जिम कराएंगे, उसको एक्सरसाइज कराएंगे, उसको टाइम देंगे। 50 शॉट्स 100 शॉट्स में जाएंगे, फिर 150 पे जाएंगे, फिर 200 पे जाएंगे। उसकी पाउंडेज सीधी 60 नहीं होगी, उसकी इनिशियली पाउंडेज 30 से स्टार्ट होगी, 35 जाएगी। तो स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करते रहेंगे। तो सभी चीज़ों के ध्यान में रखते हुए, इंजरी तब होगी जब आप केयरलेस हो रहे हैं या ओवर में वो जा रहे हैं। और वो किसी भी है, किसी भी गेम में भी हो सकती है, कैसी भी हो सकती है। अगर आप मतलब हमारा चलो टचवुड वो वाला गेम नहीं है, फिजिकल एक्टिविटी वाला वो वाला गेम नहीं है कि कांटेक्ट वाला। तो इंजरी अब हमारे ऊपर, हमारी इंजरी हो रही है तो हम रिस्पॉन्सिबल है उसके। पर कुछ चीज़ ऐसे उसमें भाई दूसरा भी तो रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। तो इसलिए हमारी चांसेस कम है अगर आप स्मार्टली कर रहे हो जी। पर चांसेस हैं, मतलब हो सकती है इंजरी। अभिषेक जी, मेरे अभी तक के मीडिया के करियर में आप जैसे स्पोर्ट्स के कुछ मित्रों से जो भी इंटरव्यू के दौरान बातचीत करने में क्रम में एक सवाल बड़ा ही महत्वपूर्ण निकल कर आता है कि भारत में अगर खिलाड़ियों को ना इंजरी हो जाती है ना, तो दुर्भाग्य तो बहुत पूर्ण होता है, दुर्भाग्यपूर्ण होता है ऐसा होना। लेकिन शायद हमारे देश में या जो भी हमारा सिस्टम है, मैं इस पे खुलकर आपसे जवाब चाहता हूँ कि क्या आप सोचते हैं कि ऐसा क्या है, मतलब तो इंजरी के बाद से ना उसको रिहैब करने के लिए बहुत ज़्यादा हमारे पास इस तरह की सुविधाएं नहीं है। ये बात सच है क्या कि देखिए, फॉर श्योर मेडिकली अगर हम साउंड देखें कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का हमारा थोड़ा सा पीछे है, पर पिछले कुछ सालों में चेंजेस आपको देखे हैं। स्पोर्ट्स साइंस का बहुत रुझान हुआ है इंडिया में, हर स्पोर्ट्स में, हर सेंटर्स में। जी। इंडियन गवर्नमेंट ने HPC सेंटर्स खोले हैं। कि क्या है HPC सेंटर? अब हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स हैं हर गेम के। अच्छा। तो उसको वेल स्टेबल करा गया है अकॉर्डिंग टू गेम। जैसे कि अगर आर्चरी की बात करा जाए तो सोनीपत में हमारा नेशनल सेंटर HPC सेंटर खोला गया, एक बहुत बड़ा, जिसमें सारी स्पोर्ट्स साइंस की मशीनें हैं, सारे एडवांस टेक्नोलॉजी है, सारे फिजियोथेरेपिस्ट, मसाजर, साइकोलॉजिस्ट सब आपको वहाँ पे, इवन डॉक्टर, सबके सब आपके लिए वहाँ पे अवेलेबल है। तो जिसको हम अवेल कर पा रहे हैं और उसका बेनिफिट ले रहे हैं। और ऐसे सेंटर्स हर शहर में खोलने का उनकी प्लानिंग है, हर गेम के लिए डेडिकेटेड करने के लिए प्लानिंग है। तो अब पुराना टाइम गया कि बस खेलने के लिए मैदान दे दिया और कर दिया, नहीं। अब आप स्पोर्ट्स एंड साइंस टेक्नोलॉजी का आप फ़ायदा उठा रहे हैं, एडवांटेज उठा रहे हैं जी। और बाहर के जो खिलाड़ी हैं वो भी इंडिया में आकर के आज की डेट में अपनी परफॉर्मेंस बढ़ा पा रहे हैं। अरे वाह। तो अब ऐसा नहीं है कि हम ही जाते थे फॉरेन ट्रेनिंग के लिए, बाहर वाले भी फॉरेन ट्रेनिंग के लिए इंडिया में आते हैं, compete करते हैं और लड़ते हैं। ग्रेट, बहुत ही अच्छा लगा सुनकर। अभिषेक जी, जो आर्चरी जो गेम है इसमें ब्रीदिंग का भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल होता है क्या? देखिए, आर्चरी में दो चीज़ों का इम्पोर्टेंट रोल है। एक तो ब्रीदिंग तो है ही, क्योंकि सारा कंट्रोल करती है, पर किसके लिए है? सारा माइंड गेम है। अच्छा। एक खिलाड़ी बार बार 10 मार सकता है, मार सकता है, पर जब जरूरत है टॉप 10 मारना है तो सारा मेंटली प्रेशर आ जाता है। प्रेशर तब भी आ जाता है कि अगर आपने मेडल, फॉर एग्जांपल मैं बात करूं एशियन गेम्स की या वर्ल्ड चैंपियनशिप की, कि अगर आपने ये कर दिया तो आपको ये मिल जाएगा, आपका फ्यूचर चेंज हो जाएगा, तो प्रेशर बहुत बढ़ जाता है। अब जैसे कि अब इंडिया, अभी मीडिया ने, चीज़ों ने, विभागों ने प्रेशर दे रखा है कि ओलंपिक का मेडल नहीं है, कंपाउंड आ गया है। अब तक क्या, अभी तक हम फ्री मार रहे हैं कि ठीक है अब एशियन गेम्स है, हाँ जस्ट लाइक अब मैंने 3 खेले हैं, 5 मेडल हैं, अभी फिर जाएंगे 2-3 मेडल फिर निकाल लाएंगे, कोशिश पूरी, एक कॉन्फिडेंस है। जी जी जी। अगर वही बात करें कि वर्ल्ड चैंपियन, अरे जाना है, खेलना है, अरे हो जाए, कोई बात नहीं, हम कर लेंगे, जोश। अब वहीं पे वो ऑपोजिट आ गया कि ओलंपिक है, आज तक मेडल नहीं आया, आज तक मेडल अब लाना है, तो प्रेशर आ गया यार, आज तक नहीं आया, अब लाना है। फिर और प्रेशर आ गया, सिर्फ एक ही मौका है, सिर्फ मिक्स टीम है। फिर और प्रेशर आ गया, सिर्फ एक ही लड़का जाएगा देश से, एक लड़की जाएगी, दोनों को मिलकर के खेलना है। फिर और प्रेशर आ गया, पहले क्वालिफाई करना है, वर्ल्ड में सिर्फ टॉप 12 टीमें खेलेंगी।
तो चैलेंजिंग, प्रेशर, ये सारा माइंड ही तो है। हम्म अगर माइंड कंट्रोल कर लिया हमने, हम्म क्या ठीक है यार, हमें तीर ही तो चलाने हैं, अभी भी चलाए हैं तब भी चलाने हैं। कहने में आसान है, पर अगर ये काबू पा लिया तो आपने हर प्लेटफॉर्म जीत लिया। और जितना आप डर गए फिर आप फिर पैनिक में आ माइंड पे जाओगे। काबू कैसे पाया जाता है? शायद अनुभव, अनुभव। काम डाउन, एक्सपीरियंस, चीज़ें कि अगर ये हुआ तो वो हुआ, तो सोचना ही नहीं, करो, उसके बाद कैलकुलेशन करेंगे अभी क्या होगा जाए ज़्यादा। मेडिटेशन, साधना वगैरह ये सब भी वो तो तो हमारे देश में चलती आई है, करती आई है, अपने ऊपर ध्यान लगाना। तो अगर आप 5 मिनट शांति से आप बैठ जाते हो रोज, मैं नहीं कह रहा स्पोर्ट्स में, आप कोई भी जना 10 मिनट बंद कमरे में आराम से शांति से बैठ जाए ना, उसको पता नहीं अपने सारे सवालों के जवाब मिल जाए। अब हम भी शांति से बैठते हैं कि कोई प्रॉब्लम हो रही है या कोई सेटिंग नहीं हो रही है, बो की ट्यूनिंग नहीं हो रही या किसी कारणवश फ्लाइट नहीं आ रही या ग्रुप नहीं आ रहा, स्कोर नहीं आ रहा, बैठते हैं तो शांति से सोचते हैं कि क्या चक्कर, क्या है, क्यों है, क्या है, ध्यान लगाते हैं, चीजें जाती हैं तो निकल के आती हैं कि ये हो सकता है फैक्टर, वो हो सकता है फैक्टर, ऐसे करना है, वैसे करना है, स्कोर करना है, 6 का करना है। तो ऐसे शायद मेरा मानना है कि मेडिटेशन एक ऐसी चीज है जो दिमाग में शांति लाती है और आपके सारे सवालों के जवाब देती है। तो स्पोर्ट्स पर्सन हो, नहीं हो, नॉर्मल हो, सबके सब करके देखिए। 5-10 मिनट में मेरे को लगता है हर चीज़ के आपके डेली जीवन के सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। पेशेंस आ जाएगी, धैर्यता आ जाएगी, रिलैक्स हो जाओगे, स्ट्रेस फ्री हो जाओगे। क्यों कहते हैं स्ट्रेस फ्री होना मेडिटेशन के बाद? कि छोड़ो ना यार, ठीक है, सब ठीक है, हजारों से बुरे से ही लाखों से अच्छे हैं, रिलैक्स हो जाएंगे। आपका जो गेम है, मैं तो 14 वाला भी देखा हूँ, 18 वाला भी देखा हूँ, रिसेंट के भी मैं देखते रहता हूँ। तो जब आप मतलब निशाना जब लगाते हैं तो आपका जो चेहरे की जो भाव भंगिमा होती है, जो ठहराव होता है, जो शांति होती है, उसमें लगता है कि मतलब कि वही है वो चिड़िया की जो आँख है, मतलब एकदम ये जो ठहराव है, मुझे लगता है कि एक साधना ही है ये। देखिए जब हम एम लेते हैं ना, तो वो दूरी पे, काफ़ी दूरी पे होता है हमारा टारगेट और बहुत छोटा होता है। तो जो हम डॉट मिलाते हैं तो वो डॉट उस 10 को पूरे को कवर कर लेता है। अब वो मूव भी कर रहा होता है, मैं 10 पे भी मार रहा होता है, जब 10 ही 10 10 ही 10 10 ही 10 बार बार, क्योंकि एक आधा 9 भी जाता है, हम गेम पलट जाता है, हार जाते हैं। तो उस टाइम पे अगर मैं एग्रेसिव हो गया या लो हो गया तो वो इम्पैक्ट करेगा। उस टाइम पे मेरे हाथ पे स्ट्रेन आ गया या कुछ आ गया, जरा सा भी प्रेशर आ गया, मेरे थंब में जरा सा प्रेशर आ गया, वो डिले हो गया, 2 सेकंड डिले हो गया, तो भी वो मेरे डिस्टर्ब करेगा। तो उस टाइम पे बस दिमाग में बस रिलैक्स होकर रह गए थे, मुझे ये अपनी टेक्निक से शूट करना है बस। जब लग जाता है, स्कोर आ जाता है, चीज़ें आ जाती है, तब जाके हमें पता चलता है कि ठीक है, जब जो होगा देखी जाएगी। अच्छा, एक चीज़ का तो आप लोगों को सामना करना पड़ता होगा, जैसे मान लीजिए कि भारत में आपने ट्रेनिंग किया, तो हमारे यहाँ जो वेदर कंडीशन होते हैं अलग अलग तरीके से, हवाओं का, एक विंडी का भी बड़ा ही मतलब वो सिचुएशन का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। देखिए विंड कई प्रकार की होती है। एक हमारे देश में कि सारी चीज़ें मिल जाती है आपको, थोड़ी बहुत हवा भी मिल जाती है, बारिश भी मिल जाती है, गर्मी भी मिल जाती है। जी। अभी तक यूरोप की हवा देखी गई है या यूएस साइड की जो हवा देखी गई है, बहुत एक्सट्रीम में देखी गई है भाई साहब। मतलब एम हम कर ही नहीं सकते। ऐसी भी हवा देखी है हमने कि एक बार मुझे याद है 2015 में डेनमार्क में हुआ था हमारा वर्ल्ड चैंपियनशिप। वहाँ मैं उठा रहा हूँ, मैं एम ही नहीं कर पा रहा, मतलब टारगेट पे एम ही नहीं लिया जा रहा, मैं लेता हूँ वो दूसरे टारगेट पे, मैं लेता हूँ दूसरे, मैं एम नहीं कर पा रहा, मैं शूट कहाँ से करूँ? अरे बाप रे। तो वहाँ पे तो बस ये हो रहा था, वो उधर मार रहा है, वो उधर मार रहा है, वो ऐसे मार रहा है, जस्ट लाइक अब हम फर्स्ट डे आए हों। पर वेदर कंडीशन भी तो आपको देखनी है, यहाँ पे आदमी हिल के जा रहा है, अब वहाँ पे आप बोल रहे हो उठा करके मारो, हाँ। तो फ्लुकी हो गया वो तो चीज़ें। हाँ। तो ऐसी हवा भी देखी है हमने, ऐसे तूफान भी देखे हैं। हमारे आर्चरी में ये है कि आउटडोर इवेंट है कि जब तक टारगेट दिख रहा है तब तक आपको चलाना है। ठीक है। बारिश हुए जा रही है, बुरी तरह हो रही है, ओले पड़ रहे हैं, चीजें हो रही है, क्योंकि टारगेट तो दिख रहा है तो कुछ कर नहीं सकते, हवाएं आ रही है, चीजें आ रही हैं, पर हमें करना ही पड़ेगा भैया। तो जिसने एक्सपर्टीज ले ली या कह सकते हैं थोड़ा सा लक उस पे हो गया कि हर हर आर्चर को 20 सेकंड मिलते हैं छोड़ने के लिए जब मैच होता है ओपोनेंट के,
उस टाइम पे लकीली उसके पे कम हवा आई और दूसरे पे ज़्यादा आ गई, तो वो फैक्टर भी आ जाते हैं। तो ये तो पार्ट ऑफ गेम है, तो आपको करना पड़ेगा, अनुभव लेना पड़ेगा। पर हमने भी काफ़ी सारी चीज़ें, फिर ठीक है वहाँ पे ट्रेनिंग कैंप्स लगाए उस हवा को देखने के लिए, करने के लिए, फील करने के लिए, सीखने के लिए। तो वो चीज़ें भी चालू है हमारी, और उस पर भी कर रहे हैं कि कोशिश की सक्सेस पाया जाए एक्सट्रीम हवा में भी, अच्छा। क्योंकि वो वहाँ वाले देश वाले एडवांटेज ले जाते हैं। हाँ हाँ। गर्मी अगर हो तो हमारे इंडिया वाले एडवांटेज ले जाते हैं। अच्छा, गर्मी अगर हो तो आप करा लो 50 डिग्री में, उनके तोते उड़ जाते हैं। वो है गर्मी, ये गर्मी, वो पसीने वो चला नहीं पाते। और हमारे वाले होकर के रिलैक्स होकर चला रहे होते हैं कि हमें आदत तो रखी है, कितनी धूप में करवा लो आप हमसे, तो इसकी हमें एडवांटेज मिल जाती है। तो वो चीज़ वो यहाँ पे आके लेते हैं कि भैया कि कहीं पे एशियन कंट्री में अगर टूर्नामेंट हो गया, जैसे वर्ल्ड चैंपियनशिप एशियन कंट्री में, ठीक है, तो पहले से 1 महीने पहले आ गए, भैया गर्मी का मौसम है यहाँ पे, पहले ले लो। कि वहाँ तो ठंड मतलब ऐसी नहीं कि जैकेट पहना हो गया, वहाँ ठंड मतलब माइनस में जाता है, जमा देने वाली ठंड। उनका जमाने दे वाली होती है। और उनके लिए गर्मी होती है जैसे लाइक 30 डिग्री गर्मी है उनके लिए टू हॉट। मैं आओ 50 डिग्री में पता चलेगा क्या होता है टू हॉट। तो अभी भी याद है वर्ल्ड गेम्स में लास्ट में यूएस में खेल रहा था, तो वहाँ पे उस टाइम पे होगा 45-46 टेम्परेचर होगा, पर हीट ज़्यादा थी, हवा कम थी, हवा बंद थी। जैसे लाइक जुलाई का महीना है, इसमें धूप और दे दो तो हर शॉट के बाद पसीने बहते हैं। तो वहाँ तो 2 जने तो यूँ पड़ गए, वहाँ पे तो बेहोश होकर गिर गए। मैं क्या हो गया, बोल रहे बेहोश हो गए, लो हो गया, ये हो गया, हीट है। अच्छा हमारे पे रूल बना हुआ है, हमारे पे मैच स्टार्ट हो गया, बंद नहीं हो सकता। अच्छा, तो उस चीज़ की एडवांटेज हमें मिल गई, भैया करो, आओ बड़े ठंड ठंड करते हो तो वो हर एक के एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों ही होती हैं। तो वो हमारी चीज़ें सीख रहे हैं, हम उनकी सीख रहे हैं, हम विंड कंडीशन के सीख रहे हैं, माइनस में जाने के सीख रहे हैं। तो चीज़ें हमारा भी हो रहा है ताकि हम जो वर्ल्ड नंबर 1 है वो बने रहे। अच्छा, जो गेम को परफॉर्म कर रहा होता है जो व्यक्ति, या जो खेल की बारीकियों को समझता है, जैसे अभी हम लोगों ने इस विषय पे बात किया, ये कितना मतलब चुनौतीपूर्ण होगा एक व्यक्ति के लिए कि भाई आप इस देश में, भारत में हैं, आप अपने देश में, तो जिस कंडीशन में आप प्रैक्टिस किए लगातार साल भर 2 साल, जब आपका कंपटीशन हुआ दूसरे देश में गए तो वहाँ का वातावरण, वहाँ का मतलब पूरा वेदर ही बदला हुआ है। देखिए वेदर बदलना ऐसा नहीं कि हर एक इवेंट में होता है, चांसेस 20% होते हैं। जी जी। 80% आपको सिमिलर मिलेगा। और यही एक्सपीरियंस है। आप ऐसा नहीं कि प्रैक्टिस इंडिया में से करके गए हैं तो वहाँ जाके, इंडिया में स्ट्रॉन्ग कंपटीशन है, बहुत टफ फाइट्स हैं। अगर आप उसमें जीत करके उसमें आप निकले हैं तो कहीं ना कहीं आदमी में बात है, तभी आप जीते हैं, तभी आप इंडिया टीम में। तो वहाँ जाके थोड़ा बहुत माइनस हो सकता है कि ठीक है 2% 3% डाउन आ गया, ठीक है, पर वो मेकअप हो जाता है, कर लेते हैं, वो सीख लेते हैं। मेरा सवाल ये भी था अभिषेक जी कि जैसे कि अभी आपने बातचीत में कहा कि मीडिया का प्रेशर, देश का प्रेशर, सरकार और तमाम तरह के प्रेशर तो जो होते ही हैं। मेरा एक सवाल है कि जैसे ये जो प्रेशर हैं, जैसे हम देखते हैं कि जब आप दूसरे देशों में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करके आते हैं, मेडल्स लेकर आते हैं, एयरपोर्ट पहुंचने के बाद से मीडिया पूरे माइक और कैमरे के साथ खड़ी है, घर परिवार वाले और लोग फूल माला लेकर खड़े हैं, सिक्योरिटी पर्सन सब लोग स्वागत में खड़े हैं। तो ये तो जीत का माहौल है, लेकिन जब हार होकर आती है और इस तरह के आप गेम्स में पार्टिसिपेट करके आए हैं, तो मुझे लगता है कि यार एटलीस्ट सराहना तो होनी चाहिए, कोई भी नहीं हौसला अफजाई तो होनी चाहिए। कोई भी नहीं आता, कोई भी नहीं आता, कोई भी नहीं आता। बहुत क्लियर कट है और फैक्ट है ये, हारे हुए को कोई नहीं देखता, जीती वही है। मतलब जा ही रहे हो, आपको जीत के ही आना है, हार गए तो आप खत्म, कुछ भी नहीं है। आपको कौन जानता है कितने जने गए थे ओलंपिक में लास्ट, आप बताइए, चलिए मेडल कितने आए थे? मेडल का तो एग्जैक्ट संख्या मुझे लगता है कि पहली बार से इस बार पेरिस में अच्छा खासा कितने आए थे हमारे पे? मैक्सिमम चलो मान लो मैं 7 मेडल आए हैं, पर 7-10 के करीब शायद। नंबर ऑफ एथलीट कितने गए थे? बहुत ज्यादा संख्या में गए होंगे वो तो। हारे हुए को किसका नाम याद है आपको? किसी का नाम तो मैं तो आप भी तो मीडिया ही है, आपसे मैं पूछता हूँ, बताइए कौन पूछता है? कोई नहीं पूछता। नहीं, सच्चाई है ये। आप जीतोगे तभी आप जाने जाओगे, और इसी चीज का प्रेशर है कि हर एक को फेम लेना है, हर एक को इंसेंटिव्स लेने हैं, कैश अवार्ड्स लेने हैं,
रिवॉर्ड लेने हैं, इसी के लिए तो कर रहे हैं। नहीं, लेकिन खिलाड़ी को ये मानसिक कितना ये दबाव झेलना पड़ता होगा इसके लिए, मैं इसकी भी देखिए चीज़ ये भी है ना कि अगर एक के पास कुछ नहीं है, फ्यूचर नहीं है, तो उस पर प्रेशर ऑलरेडी है। अगर एक फ्रेश खिलाड़ी है, उसके पास जॉब नहीं है, गरीबी से निकला है अभी अभी, उसके पास सपोर्ट भी नहीं है कि इसके बाद दूसरा टूर्नामेंट मिलेगा नहीं मिलेगा, जाऊंगा नहीं जाऊंगा, कैसे करूंगा, तो उसके लिए तो डू एंड डाई वाली सिचुएशन है। तो पहले ही वो प्रेशर में है कि मुझे करना ही है फ्यूचर बनाने के लिए। दूसरा प्रेशर फिर कि भैया मेडल लेना है, आपको यहाँ भेजा है, गवर्नमेंट ने भी दे दिया, चीज़ें कर दी। फिर वहाँ पे टफ मैच होते ही हैं, वहाँ पे जीतना हार फिर वो दिमाग में वो होता है। और एक खिलाड़ी है कि भैया पैसा भी है, जॉब भी है, सेफ्टी भी है, 2 टूर्नामेंट आगे भी हैं उसके पास कि हमें 2 टूर्नामेंट और जाने हैं, इसमें नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, तो वो फ्री होके खेलता है। अब दोनों का आपस में भिड़ाओगे तो एक के पास एडवांटेज तो हुई ना फ्रीडम की, एक के पास प्रेशर पहले ही नेगेटिव है वो, पर फिर भी लड़ता है। तो सारे पहलू हैं, ऐसा नहीं कि एक पहलू होता है कोई सा, हर तरीके के लोग हैं। किसी का पेट भरा हुआ है तो वो ज़्यादा चिंता नहीं करेगा, पर जिसका पेट ही खाली है ना तो वो चिंता भी करेगा और जान भी लगाएगा। सबसे ज्यादा टफ मुकाबला कौन से देशों से मिलता है अभिषेक जी? साउथ कोरिया आर्चरी नहीं, आर्चरी में अगर देखा जाए तो कोरिया अपने आप में अच्छी है, यूएस अपने आप में अच्छी है, और इंडिविजुअल प्लेयर्स में बात करी जाए तो नीदरलैंड काफ़ी अच्छी है, डेनमार्क काफ़ी अच्छी है, फ्रांस काफ़ी अच्छी है, तो अच्छा कॉम्पीट चल रहा है। प्लस इंडिया कंपाउंड इतना स्ट्रांग हो गया है कि इंडिया के कोचेस बाहर के देशों में जाकर के ट्रेन कर रहे हैं, तो वो भी अपने आप में चैलेंजिंग है। रिकर्व में कोरिया नंबर 1 टीम है, तो वहाँ के कोचेस को इंडिया बुलाया जा रहा है, फॉरेन कोचेस लिए जा रहे हैं। अब तक की आर्चरी की हिस्ट्री में सबसे महंगा कोच आर्चरी का वर्ल्ड का इंडिया ने हायर करा है उसको, इंडियन रिकर्व के लिए। क्या नाम है उनका? किसक ली है वो। अच्छा, $25,000 पर अप्रॉक्सीमेट में साइन हुआ है पर मंथ। ऑलमोस्ट देखा जाए तो 22 लाख रुपए महीना उसको जाएगा इंडियन रिकर्व के लिए, कि क्या बात। हमारा मेडल ला सके, अच्छा कर पाए, एक अच्छी दिशा मिल जाए। इसके ऑपोजिट कंपाउंड के हमारे इंडिया वाले कोचेस बाहर जा रहे हैं, अच्छा, वो भी अच्छे डॉलर्स में कमा रहे हैं, क्या बात है। तो इंडिया भी कर रहे हैं। थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाते हैं अभिषेक जी। एक 12 साल का लड़का दिल्ली के एक सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है और अपने दोस्तों को देखता है कि भाई ये जब किसी खेल गतिविधि में भाग लेते हैं और इनको जब सम्मानित किया जाता है, मेडल्स पहनाए जाते हैं, इनको कुछ इंसेंटिव दिए जाते हैं, तो यार कितना स्कूल के लिए बड़ा प्राउड मोमेंट होता है। वो लड़का जाता है अपने एक टीचर के पास, बोलता है स्पोर्ट्स टीचर के पास कि सर जी मुझे भी गेम करना है कुछ। बोले कि आर्चरी कर लो। ये 2002 की बात है और आज 2025। ये 2002 की बात है, तो ये मेरी ही बात है। आपने सही कहा, एक स्पोर्ट्स पर्सन की लाइफ भी, मेरी लाइफ भी एक स्कूल लेवल पे स्टार्ट हुई थी। कभी नहीं सपने देखे थे इतने बड़े जी। कि ये पूरे होंगे, ऐसे होंगे, सपने पूरे होंगे और ऐसे होंगे। ऐसे बिल्कुल होंगे। सही मैं कहा बहुत क्लियर कट बता रहा हूँ कि मैंने भी नहीं सोचा था मैं इस लेवल पे पहुँचूंगा, मैं ऐसी जॉब कर रहा हूँ या मैं ऐसी ज़िंदगी जी रहा हूँ। क्योंकि एक सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला क्या ही सोचेगा कि एक 20-25 हज़ार की नौकरी उसको ठीक सी मिल जाए, गवर्नमेंट अगर मिल गई तो वाह वाह हो गई है, एक 2 कमरे का घर हो जाए, कैसे भी करके खरीद लें, और एक स्कूटर बाइक मिल जाए। ये होता है हमारे लोअर क्लास सरकारी स्कूल में पढ़ने वालों के सपने। आप स्कूल की बात कर रहे हैं, उस टाइम पे होता था कि 1-1, 2-2 रुपए की रिफ्रेशमेंट के लिए वो मूली, गाजर, चीज़ें, जलजीरा वो मिलता था हमारे स्कूल के बाहर। लोगों के पास वो नहीं होते हैं। हाँ, वो साइकिल से रेडी वाले खड़े मैंने थे। ऐसे ऐसे अपने जो क्लासमेट्स देखे हैं, चीज़ें देखे हैं, जिनके पास 21 रुपये 3 महीने की फ़ीस भरने के पैसे नहीं होते हैं। मैंने ऐसे ऐसे जने देखे हैं जो रिफ़्रेशमेंट की जो ब्रेड्स मिलती थी वो लेकर के घर जाते थे ताकि उनके पेरेंट्स भी खा सकें उस सरकारी स्कूल्स में।
वो अनुभव करके उस स्कूल से, उस जगह से कि मेरे पास कुछ नहीं है, वहाँ से मैं निकला हूँ। मैंने देखा है वो सारी चीज़ें कि कैसे लोग कर रहे हैं। टचवुड वहाँ पे मेरे पेरेंट्स का पूरा सपोर्ट रहा मुझे। मेरी मदर ने बहुत अच्छा सपोर्ट दिया, प्रैक्टिस करवाई, प्रैक्टिस के लिए भेजा, चीज़ें करवाई, एजुकेशन करवाई और मुकाम हासिल हुआ। वरना सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला, फिर मैं वही कहूँगा कि मैं बहुत लकी था कि मैं उस नंबर 1 मॉडल टाउन स्कूल में मैंने पार्ट लिया। मैं वहाँ से निकला और सही कहा, एक परेड में प्रिंसिपल द्वारा दूसरे बच्चों को जो वो जीत के आए थे सम्मान करके एक मेरे में जज्बा पैदा हुआ कि यार मुझे भी करना है वो चीज़। वो कहीं ना कहीं जुनून वहाँ से पैदा हुआ। पता है मुझे वो पूरा फिल्म का दृश्य लगता है कि असेंबली है और एक लड़का खड़ा हुआ है। मुझे आज भी पूरा वो दिन याद- रिकॉग्नाइज है, मतलब पूरा याद है किसको दे रहे थे, क्या दे रहे थे। डीके अग्रवाल सर थे, 100 रुपये अपनी जेब से दिए थे। उस टाइम पे 100 रुपये की अहमियत आज के जो एशियन गेम्स में करोड़ रुपए देते हैं उसके बराबर है। कि वो दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं उनको। अरे उन क्या करा है ऐसा, सबके सब जानते हैं, सारे टीचर जानते हैं, जहाँ पे भी स्कूल में घूम रहे हैं हर कोई जानता है, हर कोई बच्चा उनको भैया भैया कह रहा है, विशेष कर रहा है, सब चीज़ें कर रहा है। वो अपने आप में एक प्राउड मोमेंट होता है। तो वो देखा तो बनना ही था, फिर वैसे ही करना था। फिर हमारे राम कुमार सर, पीटीआई सर, उन्होंने भी राह अच्छी दिखाई कि आर्चरी कर लो। उन्होंने मजाक मजाक में ये और कहा था सबसे सस्ता गेम है। मैंने भी बोला था सबसे सस्ता गेम बताना सर जिसमें पैसे ना लगे। उन्होंने बता दिया आर्चरी। चलो उनके कहने पे आर्चरी कर ली। 2 साल बाद ही सब जूनियर नेशनल चैंपियन बन गया। घर वालों को भी दिख गया क्या है कर सकता है। उस टाइम पे एक सवा लाख रुपए का इक्विपमेंट आता था मॉडर्न। उन घर वालों ने भी पता नहीं कहाँ से करके दे दिए थे। लकीली 2006 में 11th क्लास में था मैं क्या इंडिया टीम में आ गया। पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या थी? मम्मी पापा क्या कर? पापा मम्मी हाउसवाइफ थी, पापा नॉर्मल सर्विस में, उसमें अपने बिजनेस में थे। नॉर्मल थे, चीजें थी। तो मतलब एक अच्छी चीज आपके साथ लगती है कि देखिए आपको पता है कि फैमिली का फाइनेंशियल सपोर्ट से ज़्यादा, फाइनेंशियल सपोर्ट तो स्पोर्ट्स में तो खैर होता ही है, लेकिन भावनात्मक सपोर्ट की लड़का ये कर रहा है तो चलो तुम करो, तुम्हारे ऊपर भरोसा है। लेकिन हम जैसे भारतीय समाज परिवारों से बिलोंग करते हैं, आपको भी ये सच्चाई पता है कि खेल को लेकर तो एक थोड़ा सा रोका जाता है। आपके परिवार का क्या भैया रिएक्शन था? परिवार का मेरा 100% सपोर्ट था। अगर आप मैं बात करूँ, अब मैं भी बच्चे वाला हूँ। मेरा बेटा है, 8 साल का बेटा है, स्कूल जाता है। अगर मैं अभी करूँ ना कि मैं, जो मेरे माँ बाप ने मुझे फ्रीडम दी कि ठीक है आप चले जाओ, प्रैक्टिस पे चले जाओ, मैं बस में जा रहा हूँ, मैं दिन में आ रहा हूँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं फिर वापस से आ रहा हूँ, फिर मैं प्रैक्टिस पे जा रहा हूँ। क्योंकि मॉडल टाउन से आईजी स्टेडियम जाना बस में, ब्लू लाइन में, उस टाइम पे तो ब्लू लाइन का क्या चर्चे होते थे। और सारे टूर्नामेंट्स में जाना, चीज़ें जाना करना, खुद से फ्रीडमली मैं कर रहा हूँ। मैं मेरे अपने बेटे को मैं गली के बाहर ना भेजूँ अकेला, कि कैसे जाएगा, क्यों जाएगा, रुक मैं किसी को भेजता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं सपोर्ट कर। तो फ्रीडम जो मेरे माँ बाप ने दी, चीज़ें दी, वो शायद हर चीज़ के लिए थी। मेरे को अब राह दिखाया। आज मैं अगर मैं बात करूँ, मैं 5 जंबो मेरे पासपोर्ट भर गए हैं। मुझे लग रहा है कि 60-70 कंट्रीज मैंने घूम ली। कहीं पे भी चले जाता हूँ मैं अकेला, कोई भी टूर्नामेंट कहीं पे भी हो रहा है मैं खेलने चला गया, कर लिया, पार्ट ले लिया, घूम लिए, आ गए, वापस कर लिया, सब कुछ। आज की डेट में नॉर्मल जस्ट लाइक मैं कुछ भी कर सकते हैं। नॉर्मल नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें वो फ्रीडम का ही नतीजा है कि जा कर ले, प्रैक्टिस कर लो, जाओ टूर्नामेंट खेल लो, जाओ। तो ये मालूम है कि कर रहा है, सही राह पे है, सब चीज़ें। और अगर वो मुझे फ्रीडम दे रहे हैं तो मैं उसका रिजल्ट दे रहा हूँ, मैं आउटपुट दे रहा हूँ उनको कि रिजल्ट आपको जीत करके दिखा रहा हूँ, मैं परफॉर्मेंस दिखा रहा हूँ। मैं फिर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, हंसराज कॉलेज से अपना पास आउट हुआ मैं ग्रेजुएशन। मेरे को लग रहा है पूरे स्कूल में आज तक नहीं करा होगा कोई गया होगा। गवर्नमेंट स्कूल वाला कहाँ किसी के नंबर आते हैं। हाँ, 96, हंसराज में तो 97% कट ऑफ ही इतना जाता है कि भाई साहब आप गेट से बाहर आ ही नहीं सकते। मैं वहाँ पे, मुझे एडमिशन दिया गया था बुला करके स्पोर्ट्स कोटे से। पर गिव एंड टेक वाला था ना। उन्होंने अगर मैं एशियन चैंपियन बन गया था 12th क्लास में, तो उनको भी था कि यूनिवर्सिटी चैंपियन भी बनेगा भैया।
सेम ईयर में मेरे 5 गोल्ड होते हैं, यूनिवर्सिटी चैंपियन बना 5 गोल्ड, मैं वर्ल्ड यूनिवर्सिटी खेलने गया, वहाँ पे जीत करके आया, तो मैं कंटिन्यू मैं परफॉर्मेंस दे रहा था। फिर पोस्ट ग्रेजुएशन भी करी अपनी। तो हर कोई अपना, अगर कोई कॉलेज दे रहा है तो उसको भी चाहिए ना कि परफॉर्मेंस चाहिए उनको, मेडल चाहिए उनको, तो बिल्कुल वो भाई। मैं दे रहा था, मैं कर रहा था। बिल्कुल सही कहा आपने, वो गिव एंड टेक वाली सिचुएशन ही होती है। अब जो हमारा विभाग है वो भी तो यही कहता है हम्म कि भैया हम आपको फ्रीडम दे रहे हैं, आपको छुट्टी दे रहे हैं, आपको रिलैक्स दे रहे हैं, आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, बदले में आप दो, डिपार्टमेंट का नाम ऊंचा करो। और आज की डेट में जो भी मैं हूँ मेरे डिपार्टमेंट की वजह से हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे खुली फ्रीडम दे रखी है कि जाओ प्रैक्टिस करो, परफॉर्मेंस करो, जीत के आओ। तो मैं गर्व से कहता हूँ, मैं वर्ल्ड चैंपियन बना 3 बार, मैं एशियन चैंपियन बना 5 बार, 5 एशियन गेम्स के मेडल लिए मैंने, ऑलमोस्ट 65 इंटरनेशनल मेरे मेडल रहे हैं अब तक। तो मेरा जितना परिवार का रोल है उतना मेरे डिपार्टमेंट का रोल है। मुझे नॉर्मलों की तरह बुला ले कि अभी दफ्तर में आओ, आकर के बैठो, बिल्कुल काम संभालो, हमारे पे कमी हो रही है स्टाफ की, तो मैं कहाँ से कर पाता? भाई डिपार्टमेंट का सपोर्ट है, इसी वजह से तो मैं कर पा रहा हूँ, फ्रीडम है मेरे पे, रिलैक्स होकर के कर पा रहा हूँ कि भैया तनख्वाह मेरी आ रही है, घर मेरा चल रहा है, मुझे करना क्या है? मुझे परफॉर्मेंस करनी है, अपने इंडिया का नाम रोशन करना है, विभाग का नाम रोशन करना है और आगे बढ़ाना है। यही मेरे हाथ में, अब दिमाग में बस यही है मेरे पे, इसलिए कुछ है ही नहीं मेरे पे अभी दिमाग की भाई मुझे कुछ तीसरी चीज सोचनी है। हर एक की लाइफ में टाइम आता है, अप डाउन का हर एक का आता है, जब आएगा डाउन तब देखा जाएगा, करना ही है फिर तो। ये डिपार्टमेंट जिंदाबाद है, हमें सीखना भी है, सीखते चल रहे हैं, फिर वो संभालेंगे, वो करेंगे। स्पोर्ट्स पर्सन की भी लाइफ होती है ना एक। जी। अच्छा अभिषेक जी, सरकारी स्कूल का आपने जिक्र किया, सरकारी स्कूल से ही आपकी पढ़ाई लिखाई हुई, वहीं से वो आत्मविश्वास आपके अंदर पनपा। लेकिन सरकारी स्कूल के बच्चों में देखा जाता है ना कि आत्मविश्वास की बड़ी कमी होती है, एक कॉन्फिडेंस लो होता है। आपका मानना क्या है, और आपके अंदर भी क्या मतलब शुरू से आत्मविश्वास था? हंसराज जब आप गए दिल्ली यूनिवर्सिटी, एक अलग तरह का कल्चर। मुझे बहुत डर था, बहुत ज़्यादा डर था, आत्मविश्वास नहीं था। एक बॉय स्कूल में पढ़ने वाला, एक सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला को आप इंग्लिश मीडियम बच्चों में, सुपीरियर बच्चों में, टॉप क्लास बच्चों में आप भेज रहे हो जी। कि एक साथ जाकर के पढ़ो। अब आगे तो टीचर आते, मैं भी इतना नहीं था कि मैं गवर्नमेंट में कोई पढ़ पाऊँ, मेरी कितनी 60% आई थी मेरी 12th में। अब टीचर आए वहाँ पे, और टीचर वो उस हिसाब से ही पढ़ाते हैं कि भैया 98% वाले बच्चे आए हुए हैं, 100% वाले बच्चे आए हुए हैं, उन्होंने तो बस बुक खोली, ब्ला 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 ब्ला, आधे घंटे में सब कुछ करा, चल दिए, बच्चों ने नोट बनाए, हो गया, काम हो गया। अब मैं देख रहा हूँ, बस देखता रह रहा हूँ मैं, भैया मैं कितना कैचअप करूँ? एक हिंदी मीडियम वाला, सरकारी स्कूल वाला, 60% वाला, इनिशियली तो चैलेंजिंग होती है ना। बिल्कुल। पर मैं वही कहता हूँ कि स्पोर्ट्स पर्सन जो है ना, चाहे वो खेल में हो, चाहे वो जॉब में हो, चाहे वो किसी भी चीज में हो, थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है उसको पकड़ने के लिए, क्योंकि वो अपना 100% देगा फिर। तो हमने भी कॉम्पीट किया। जो बच्चे फर्स्ट ईयर में थोड़ा सा ढीला रहा, सिचुएशन टाइट रहेगी, ठीक है 60% है, फिर सेकेंड ईयर में नहीं पकड़ करके 70% पे आए, फिर लास्ट तक आते आते 73% कट ऑफ मैंने मतलब कर ली थी अपनी ग्रेजुएशन की अपनी। तो शायद उन्हीं के बराबर थी जितनी जो ये सारे 96 98 वाले थे। क्योंकि स्पोर्ट्स पर्सन को भाई ठीक है, अगर मैं अपने स्पोर्ट्स में सक्षम हूँ ना, मैं कर पा रहा हूँ, तो मैं किसी भी फील्ड में कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे मालूम है करना कैसे है। और कोई भी चीज़ पाने के लिए डिसिप्लिन चाहिए, जो स्पोर्ट्स पर्सन में कूट कूट के भरा है, और एक मेहनत करने का जज्बा चाहिए, वो कूट कूट के भरा है। अगर आप बोलो ना कि डिपार्टमेंट में बैठ करके काम कर रहे हैं, ठीक है इनिशियली दिक्कत होगी, मान लिया, पर औरों के बराबर या औरों से अच्छा करेंगे स्पोर्ट्स पर्सन, क्योंकि उन्हें मालूम है कि 8 घंटे देने हैं तो अच्छे से देने हैं। टाइम पास हमारे नज़रों में टाइम पास नहीं है, या तो करो या हट जाओ। स्पोर्ट्स पर्सन ऐसे होते हैं। आपने सरकारी स्कूल का जिक्र किया, हिंदी मीडियम का जिक्र किया, बहुत सारे ऐसे देश के आपको पता है करोड़ों छात्र हमारे दर्शक सुन भी रहे होंगे, लाखों में ऐसी संख्या है, करोड़ों में ऐसी संख्या है जो कि सरकारी स्कूल से और हिंदी मीडियम से आज भी लोग अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। तो क्या ऐसे हिंदी मीडियम के छात्रों को ऐसा लगता है कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं ऐसा, वो जुड़ नहीं पाते हैं थोड़ा सा उनके अंदर इस बात को लेकर? आपका इसको लेकर क्या मानना है और क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, भाषा सिर्फ माध्यम है, मेरा मानना तो यही है। और
आपको इस भाषा को लेकर कभी ये महसूस हुआ कि हाँ मैं थोड़ा सा नहीं, मैं अपनी काबिलियत की वजह से जाना चाहता हूँ, भाषा की अच्छा वजह से नहीं। मैं कहीं पे भी परफॉर्म कर रहा हूँ आज की डेट में, मुझे हर कोई जानता है। नहीं, शुरुआती दिनों की मैं बात कर रहा हूँ। शुरुआत में भी थोड़ा सा जो मेरी नज़रों में ये था कि मैं कभी हिचकिचाया नहीं। हिचकिचाया। ये है, कोई साथ है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, ठीक। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा वैसे भी मेरे को सिखाया भी ये गया था, मैं देखा भी यही है और मैंने करा भी यही कि आर्चरी जो है हम्म, इंडिविजुअल स्पोर्ट्स है। ठीक है। तो जितना अकेले करोगे ना हम्म, उतना ज़्यादा अच्छा करोगे। हम्म, तो शायद वो लाइफ भी मेरे को सिखाई है कि ज़्यादा साथ के चक्करों में पड़ना नहीं। हम्म, जो साथ है वो चाहे आपकी भाषा कैसी हो, आपकी वेशभूषा कैसी हो, चाहे आपकी काम कैसा हो, वो आपके साथ रहेगा। और जिसे नहीं रहना होगा वो कोई भी बहाना लगा लेगा। हम्म, और उस साथ का फ़ायदा ही क्या जो आपको अनकंफर्ट जोन में डाले। अगर आप ही कंफर्ट जोन में नहीं हो, आप खुल के बोल नहीं सकते, हम्म, तो उस साथ का फ़ायदा क्या? वो दिखावा हो गया। हम्म, तो मैं हमेशा बस वो रहा जो नॉर्मल रहा, हंसता बोलता रहा। जो साथ है साथ रह लेगा, वो आज तक साथ है। और जो नकली थे वो सब मिलते हैं, हर तरीके के मिलते हैं। ठीक है भैया, राम राम श्याम श्याम। तो हंसराज में जब आप गए थे मॉडल टाउन स्कूल से, तो शुरुआती दिनों में सारे दोस्त बन गए थे और सब लोग मतलब वो ऑरा बन गया था क्या कि हाँ यार ये लड़का तो मतलब माहौल है इसका, इसको तो लोग जानते हैं। इनिशियली टफ रहा, पर अच्छा। स्पोर्ट्स पर्सन, मैंने कहा ना कि वहाँ पे स्पोर्ट्स पर्सन्स और भी होते हैं। तो शूटिंग के सिद्धार्थ स्पोर्ट्स पर्सन मेरा खास फ्रेंड बना, वो आज तक साथ है। अच्छा। और स्पोर्ट्स वाले काफ़ी सारे, एक ग्रुप होता था या आपस में सपोर्ट हमेशा करते आए हैं, जुड़ते आए हैं। फिर धीरे धीरे दूसरे जो नॉर्मल थे, जो एकेडमिक थे, उनको स्पोर्ट्स में दिलचस्पी आई तो वो भी आए। कई ऐसे दोस्त भी बने जो एकेडमिक में टॉप थे, तो उन्होंने मेरी हेल्प करी। सुधाकर जैसे कि वो लाइब्रेरी में बिठाना, चीज़ें कराना। तो गिव एंड टेक वाला रहा। मैं ये नहीं कहूँगा कि अगर 60 बच्चे थे तो मेरा 30 बच्चों में बहुत अच्छा अच्छा। पकड़ थी। 30 बच्चों से मुझे कोई मतलब नहीं था। तो वो कहीं ना कहीं ग्रुप्स का होता है, इनिशियली जो बन जाते हैं वो वैसे रहते हैं। तो पूरे कॉलेज में आप ये रेशो लगा सकते हो कि ग्रुप जो इनिशियली बन गए वो लास्ट तक एक ग्रुप्स में रहते हैं, वो ना एडअप करते हैं ना निकलते हैं। ये तो मुझे लगता है कि बहुत कम समय, बहुत ही कम अंतराल के बाद से दिल्ली यूनिवर्सिटी और हंसराज कॉलेज को अपने छात्र पे प्राउड होने लगा होगा। आपने गेम्स में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया होगा, मेडल उस वक्त में ही देना शुरू कर दिया होगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी का थोड़ा सा रहा है कि स्पोर्ट्स के प्रति ज़्यादा सपोर्ट नहीं है। अच्छा, वो अटेंडेंस मांगते हैं कि अटेंडेंस चाहिए, मेरे मेरे असाइनमेंट मेरे चाहिए। पर्सनली मेरे कोई मेरे बच्चे जो इंटरनली जो मार्क्स होते हैं 25, उसी में 0 थे मेरे। जबकि मैं नेशनल चैंपियन, एशियन चैंपियन और यूनिवर्सिटी चैंपियन और कंटिन्यू 100% दे रहा था। पर इनिशियली उनको नहीं, भैया हमें तो वो असाइनमेंट चाहिए तो चाहिए, चाहिए तो चाहिए। हाँ अटेंडेंस चाहिए तो चाहिए। और यहीं दूसरी यूनिवर्सिटी, पटियाला यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी 100% सपोर्ट दे रही थी कि भैया ठीक है, कैसा भी प्लेयर हो आपको अच्छा सपोर्ट मिलेगा, चीज़ें मिलेगी। आप टूर्नामेंट में गए हो तो आपके एग्ज़ाम दोबारा होंगे, तो वो सारे फैक्टर भी थे। अब मुझे आज भी किस्सा याद है, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी का मेरे बैचलर्स के एग्ज़ाम थे बीपीएड के। तो मैं किसी वर्ल्ड कप में गया हुआ था और एक दिन बाद, मतलब एग्ज़ाम 12 से स्टार्ट है और मेरी वापसी 13 तारीख की थी। तो इतना सपोर्ट था उनका कि पूरी यूनिवर्सिटी से, वीसी से रिक्वेस्ट करके वो 12 वाला एग्ज़ाम लास्ट के एग्ज़ाम के बाद शिफ्ट कराया गया। क्या बात है। तो ये सपोर्ट होता है। अच्छा, मुझे लगता है ना कि इसकी ज़रूरत ना मतलब हर एक लेवल पर है। जैसे ये स्पोर्ट्स कल्चर, ये स्पोर्ट्स माहौल इससे विकसित होता है। जैसे बच्चा कोई खेलना चाहता है और वो खेलने में उसकी रुचि है, आप सबसे बड़े उसके उदाहरण हैं। देखिए, मेरा ये मानना है कि बच्चा अगर सही खेल आप उसको क्लिंच करवा दो ना, तो वो उसका हॉबी भी बनेगी, उसका पैशन भी बनेगा, उसका फ्यूचर भी बनेगा। जी। अब बच्चा बच्चा चंचल है। मैं अब 7-8 साल के बच्चे की बात करूं, वो उससे कहोगे डांस करना है, करना है, क्रिकेट खेलना है, खेलना है, स्विमिंग करनी है, वो तो सब चीज़ें करनी है, चंचल है वो। पर उसका रुझान किस तरफ है कि भैया वो कौन सी चीज़ है, आपको बीइंग अ पेरेंट्स आपको जाननी पड़ेगी कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर रहा है। कि
अपने आप से बोलता है पापा टाइम हो गया चलो यहाँ जाना है, वो है रुझान। अगर उसकी रुझान वाली चीज़ अगर आप प्रोफेशनली कराते हैं तो 100% सक्सेसफुल होगा। पर बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे भी देखे गए हैं कि अरे यार मेरे दोस्त का बेटा क्रिकेट खेल रहा है, तू भी खेल। बोला पापा गर्मी हो रही है मैं नहीं खेल रहा, अरे मैं नहीं जा रहा आज, तो उसका रुझान ही नहीं, आप कितना ही कर लो उसको बनेगा ही नहीं इंटरेस्ट उसका। तो बीइंग अ पेरेंट्स आपका बड़ा रोल रहेगा कि आप सारी चीज़ें करवाओ और चेक करो कि रुझान किस तरफ है और प्रोफेशनली उसको डालो। और स्पोर्ट्स में ज़रूर डालो। 1% मैं कहता हूँ प्लेयर नहीं भी बना, इलेक्ट्रॉनिक दुनिया से तो बाहर निकलेंगे बच्चे। आज की डेट में हर कोई फंसा पड़ा है, हम भी फंसे पड़े हैं, आप हम बच्चे सब स्क्रॉलिंग में ही लगे हुए हैं, घंटों बीत जाते हैं। आपके हमारे आप चश्मे लग रहे हैं, शायद बच्चों के स्टार्टिंग में लग जाते हैं, इसी वजह से तो लग जाते हैं जी। तो उससे तो बाहर निकलेगा एटलीस्ट। अच्छा 2 घंटे बाहर लेके चले गए बच्चे को, आपने कोई भी स्पोर्ट्स की एक्टिविटी करा दी, आप घर में आए बच्चा 9-10 बजे सो जाएगा क्योंकि थक जाएगा, खाना खाया सो गया, उसकी दिनचर्या वो उसकी एनर्जी निकल गई, अब उसको रिचार्ज पे लग गया, सोने लग गया। ये है बेस्ट चीज। पर इसका ऑपोजिट हो रहा है कि बच्चा वीडियो गेम खेल रहा है, मैगी पिज़्ज़ा ये खा रहा है, रात में आप पे वर्कलोड है, 12 बजे तक आप जग रहे हो, बच्चा 12 बजे तक जग रहा है, फिर सुबह 7 बजे उसको जगा दिया जाता है कि भैया चलो स्कूल चलो, उसकी रिकवरी नहीं हो रही, पोषण नहीं मिल रहा उसको, न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा उसको, उसका इम्पैक्ट एक छोटे से बच्चे पे 1-1.5 साल में 2 साल में दिख जाएगा आपको। तो इसका ऑपोजिट करना है वही, कोई भी स्पोर्ट्स करो, 2 घंटे बच्चों को बाहर निकालो, डालो, शरीर भी ठीक रहेगा, मेंटली भी ठीक रहेगा, और क्या पता अच्छा फ्यूचर भी बन जाए। अभिषेक जी, यहाँ पे बच्चों की बात हो रही है, और जैसा कि मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि अभिषेक जी 2 बच्चों के पिता हैं। पहली बार पिता बनने का एहसास कैसा था अभिषेक जी? मैं कह रहा हूँ ना कि आर्चरी मेरे में बहुत अच्छे से डीपली घुसी हुई है। फर्स्ट टाइम जब मेरा बेटा हो रहा था, मैं उस टाइम पे भी टूर्नामेंट पे था। अच्छा। दूसरी बार भी जब मेरा बेटा हो रहा है, मैं उस टाइम पे भी टूर्नामेंट पे था। अनफॉर्चुनेटली मैं अपने फैमिली के पास उस टाइम पे नहीं हो रहा है, क्योंकि बीइंग अ स्पोर्ट्स पर्सन मेरे टूर्नामेंट खेलना वो मेरा काम है, मेरा प्रोफेशन है। तो होली दिवाली सुख दुख हमारे लाइफ में नहीं है। पहला इस पे है कि अगर हम देश के लिए खेल रहे हैं तो हमें खेलना है, परफॉर्म करना है, जीतना है, सब सेकेंडरी है। और मैं थोड़ा संतुष्ट इसलिए भी हूँ कि मेरी फैमिली बैक में है और स्ट्रांग है, तो मेरी वाइफ के साथ खड़े हैं और मेरी फैमिली एक साथ खड़ी है, वो चीज़ें कर रही है, उनको मालूम है कि ये कहीं और नहीं गया वो, भैया ये यहाँ पे है और करना जरूरी है। तो मैं आउट ऑफ इंडिया ही था टूर्नामेंट में जब दोनों का जन्म हुआ, तो वो सारे फैक्टर भी हैं। तो मेरी बहुत होली दिवाली बर्थडे सुख दुख बच्चों के मूवमेंट, इवन मेरी शादी भी आर्चरी की वजह से ऊपर नीचे सब हुई है। पर मैं खुश हूँ उस चीज़ से कि आर्चरी ने मुझे सब कुछ दिया। मेरा फ्यूचर सिक्योर करा, मुझे फेम दिया, मुझे नेम दिया, कैश दिया, वाइफ भी आर्चरी की वजह से मिली, चीज़ें भी आर्चरी की वजह से हुई, और अब बेटे भी अब आर्चरी करना चाहते, वो एक ने स्टार्टिंग कर लिया आर्चरी की, बड़े वाले ने। अरे वाह। और कंपाउंड आर्चरी अंडर 10 में वो स्टेट मेडल चैंपियन भी बन गया है। तो मैं भी क्या खुश बात हूँ कि है। और आर्चरी। कितनी उम्र है? 12 साल? 8 साल। 8 साल। और उनके लिए भी आपने वो हाँ सेम बाहर से वो मंगा करके, कंपाउंड इसका इनिशियली वाला उसका मैंने अच्छा। स्टार्टअप करा दिया है। अच्छा, उसका साइज वगैरह सब कुछ? हाँ साइज छोटा होता है बच्चों और का, कॉस्ट बच्चों उतना ही होता है? नहीं, कॉस्ट भी कम होती है। अच्छा। कॉस्ट भी कम होती है, पर उसको मन था, चीज़ें थी, उसने पापा को अपने देखा है जीतते हुए करते हुए, तो उसको भी यही होता है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही अच्छा। तो ठीक है, अच्छा है। तो मैं खुश हूँ, मेरा बेटा आर्चरी कर रहा है, स्विमिंग कर रहा है, डांस जा रहा है, मैं खुश हूँ कि एक्टिविटी कर रहा है। तो परिवार में तो मतलब गेम्स और इन सब चीज़ों का तो सामंजस्य बना पाना टफ होता है कि हो जाता है? मतलब नहीं, हो जाता है। मैं कह रहा हूँ ना कि परिवार का पूरा सपोर्ट रहा है मेरे को, और मेरा भी बस यही है, या तो मैं प्रैक्टिस पे होता हूँ या मैं घर पे होता हूँ, तीसरी जगह मेरे पे भी टाइम नहीं हो पाता। तो उन्हें भी मालूम है या तो ये काम है या ये है।
प्लस फिर आउटपुट है। मैं वही कह रहा हूँ, कोई भी चीज़ का अगर आप रिजल्ट दे रहे हैं तो कोई भी आप पे संदेह नहीं करेगा, वो बोलेगा हाँ, सपोर्ट ही करेगा कि आप करो, अच्छा करो। आर्चरी के अलावा क्या करते हैं आप, क्या पसंद है आपको? ठीक है, आर्चरी के अलावा अभी तो फिलहाल फैमिली के साथ रहना ज़्यादा पसंद है मुझे। हाँ। और गाड़ी चलाना बहुत पसंद है मुझे। अच्छा। मैं सेल्फ ड्राइव करता हूँ बहुत लॉन्ग, मतलब कहीं पे भी जाना हो 7-8-10 घंटे की ड्राइव में इमीडिएट मैं निकलता हूँ। मैं एक बैठे? एक बैठे वन स्टॉप पे। अभी जैसे कि अभी मुझे कुफरी जाना है या पुणे जाना है, कहीं पे कैंप अभी हाल में गए हुए पुणे में थे लग आप। गया तो गाड़ी इजी इमीडिएट पहुँच गए। तो मुझे पसंद है गाड़ी चलाना। उस गाड़ी में यूट्यूब चलता रहे, वो चीज़ें चलती रहे, आपके पॉडकास्ट सुनते रहे। अरे थैंक यू। तो देश दुनिया की खबरें उस बहाने चल जाती है। हाँ। तो वो सारी चीज़ें मिल जाती है। तो यही सारी चीज़ें जो मुझे इजी डेली लाइफ में जो चाहिए। स्केचिंग भी करते हैं आप? मैं ड्राइंग करता था जब जब मेरे को रहा है, मतलब इनिशियली, अब तो काफ़ी टाइम हो गया, पर मैं अच्छी ड्राइंग करता था। पसंद था चीज़ें का। शायद वही गुण है, वो मेरा बेटा ड्राइंग लेकर के बैठता है, वो काफ़ी अच्छी अच्छी ड्राइंग्स बनाता है, तो उसके साथ अब कभी कभी हाँ इसको ऐसे करो वैसे करो गाइडेंस चलती रहती है। पीएम मोदी से मिले हैं, नरेंद्र मोदी जी से मिले हैं आप? हाँ, मोदी सर से मिलना हुआ है। उनके कैसा रहा विचार अनुभव बहुत अच्छा है। एक उनकी विचारधारा पूरे देश के प्रति है, वो 100% समर्पित है अपने देश को लेकर के। और उनका प्रोत्साहन करना, बताना, बोलना, करना, चीज़ें करना, हर चीज़ में उनको वो झलक आता है कि ये एक डेडिकेटेड है पर्सन जो एक देश को आगे बढ़ाने में साथ दे रहे हैं, सहयोग दे रहे हैं। मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि क्या वो इंडिविजुअल स्पोर्ट्स पर्सन को भी, उनके गेम्स को भी वो, क्योंकि आप लोगों से पीएम हाउस में जब मिलते हैं, बातचीत करते हैं, तो वो जान रहे होते हैं क्या? नहीं, वो जानते हैं, अच्छे से जानते हैं। बीइंग मतलब उनकी मेमोरी बहुत शार्प है। और मैं एशियन गेम्स के बाद, वर्ल्ड कप के बाद और अर्जुन अवार्ड के टाइम पे और एशियन गेम्स ये वाले के टाइम पे वो मुलाकात, वो चीज़ें होती रहती है। तो अरे तुम वही हो अभिषेक, तो वो जानते हैं कि ठीक है चलो, जानते हैं चीज़ें अच्छी हैं, करते हैं। अच्छा, एक थोड़ा सा उनको भी आर्चरी के प्रति उनको लगाव है, तीरंदाजी, क्योंकि बहुत हमारा लोकप्रिय खेल है। महाभारत रामायण काल से देखते आए हैं हम। तो एक तीरंदाजी वैसे भी एक अपने आप में फेमस है। तो एक उनको भी एक उस चीज़ के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है। अच्छा, मतलब आर्चरी के लिए। हाँ। और शुरू से हमारे देश की भी मतलब इस तरीके से एक गतिविधियाँ रही है, देखते आए हैं हम, करते आए हैं अर्जुन के काल से। और तो सब चीज़ें यही सुनते आए हैं। आप भी वेद पुराण गीता वगैरह पढ़ते हैं? सारी चीज़ें, सब चीज़ें पढ़ी। आप पढ़ते हैं? पढ़ी भी हुई है। इससे ज़्यादा मैंने रामायण शायद कई बार देख ली है, रामलीलाओं में, चीज़ों में। तो ज़्यादा पर्सनली टच है आर्चरी का और रामायण का, गीता का, महाभारत का। ये जितने भी सारे धार्मिक चीज़ें रही हैं, मैंने इसका सबका अनुभव लिया है, जाना है, पहचाना है। अब हम लोग इस बातचीत के आखिरी क्रम में धीरे धीरे बढ़ रहे हैं हम लोग। अभिषेक जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अब तक के आपके स्पोर्ट्स के करियर में सबसे ज़्यादा मतलब टफ टाइम कौन सा रहा होगा, जिसके बारे में आप जिक्र करना चाहें, जो आपको काफ़ी? देखिए, टफ टाइम इनिशियली ही रहता है। अच्छा। जब आप किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन के लिए या किसी भी, कि आपको जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है तब आपके पास सपोर्ट नहीं होता। और ये हर फील्ड का है। आज की डेट में मेरे पास स्पॉन्सर्स हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सपोर्ट है, डिपार्टमेंट का सपोर्ट है जी। पर एक इनिशियली बेसिस पे जो बच्चे में टैलेंट दिखाना होता है और टूर्नामेंट जाना होता है, टूर्नामेंट में एक्सपेंस लगता है, इक्विपमेंट नहीं लेना होता, टूटे हुए इक्विपमेंट से खेलना होता है। तो शायद हर स्पोर्ट्स पर्सन के टाइम में वो वाला टफ कॉल होता है कि फॉर एग्जांपल इंडिया टीम के ट्रायल्स हैं, वो हो रहे हैं बेंगलोर में, कि इतनी तारीख से बेंगलोर में ट्रायल है। अब जो अच्छे वेल फैमिली से बिलोंग करते हैं वो तो एयर की टिकट करी, ठीक है, 2 घंटे में बेंगलोर पहुंच गए, फुल एनर्जी है, फुल सब कुछ है। और जो नॉर्मल मिडिल क्लास का है या नॉर्मल लोअर क्लास का है, वो अब टिकट करेगा, स्लीपर की करेगा। लकीली उसको मिल गई रिजर्वेशन तो वो बैठ करके चला जाएगा। अगर नहीं मिली तो वो
टॉयलेट के बाहर के डब्बे पे अपना सामान रख करके वहाँ जा रहा है, 40 घंटे का सफ़र करके पहुँचेगा, 40 घंटों में प्रैक्टिस नहीं करी हुई होगी, वहाँ जा कर के किसी लॉन्ज में देखेगा कि 600-700 रुपये में कमरा मिल जाए, वहाँ जा कर के नहाएगा, धोएगा, रेडी होएगा और अगले दिन परफॉर्म करने पहुँच जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि जो फ्लाइट से आया, होटल में रुका है, आकर के अपना 2 दिन से प्रैक्टिस भी कर रहा है, उस बच्चे के साथ कॉम्पीट करेगा? इक्वालिटी है? नहीं। ये है हमारा देश। तो वो होता है टफ कॉल, वो होता है टफ टाइम, और पता नहीं कितनी बार हम सब ने सफ़र करा है। आपके जीवन में भी ऐसा रहा? बहुत बार कर रहे हैं, हर स्पोर्ट्स पर्सन करता है, हमने भी करा है। सीटों के लिए मतलब स्लीपर के लिए वैसे नहीं होते थे सबके पास, चलो पैसे हो गए, रिजर्वेशन नहीं होती थी, और ट्रायल्स होते थे वो कैलकाटा होते थे, जमशेदपुर झारखंड होते थे, बेंगलोर होते थे, पुणे होते हैं, कैसे जाए? तो मैं तो वो भी देख पा रहा हूँ, वो भी टाइम देखा है। आप करो ना, आप करो, आप ऐसे, आप इस चीज को अलग वे में सोचो कि 2 बच्चों के एग्जाम है, 2 बच्चे अच्छे कॉम्पिटिटिव हैं, ठीक है, एक बच्चे को लास्ट के एग्जाम से 2 दिन पहले उसको बुक छीन लो, बुक छीन लो और उसको दुख दर्द दे दो कि चल भाई ना तेरे को एसी मिलेगा, ऊपर छत पे सो जा करके, साला वैसे ही चिड़चिड़ा हो जाएगा। और तुझे एग्जाम में भी बैठना है, और एग्जाम में बैठना, टॉप करना है तुझे, इसको हराना है। 2 दिन से वो लास्ट की जो टाइम में रिवीजन होती है ना, जो चीजें चेकिंग सब चीजें होती हैं, फिल्टर होता है, वही चीज से आपको हटा दिया जाएगा, और अब आपको कहेंगे जीतो। वो होता है टफ टाइम, और वो हर स्ट्रगलर की टाइम में होता है। हर एक जो स्पोर्ट्स पर्सन होता है जो नीचे से उठा है ना, वो जब तक मेडल नहीं जीत जाता, जब तक फेम नहीं आ जाता, जब तक सपोर्ट नहीं मिलता, तब तक उसका टाइम सकता है। अब तक के आपके स्पोर्ट्स करियर में मतलब मेडल्स की तो व्यक्तिगत आपकी बात करें मेडल टली की तो अनगिनत मेडल्स हैं, 60-61 मेडल होंगे आपके। एशियन गेम्स में 5 है, वर्ल्ड कप में मुझे लगता है 23-24 हैं। इसमें अभिषेक जी कोई इंसिडेंट याद कीजिए जो सबसे आपके लिए सबसे ज़्यादा खुशी का क्षण रहा हो, सबसे ज़्यादा खुशी मिली हो जिसमें? वो एशियन गेम्स 2014 वाला था। अच्छा, टीम वाला क्या? टीम वाला, हाँ, क्योंकि पहला मेडल वही था। हाँ, आप Individual कूदने बाद लगे में थे हुआ था। बिल्कुल एकदम, तीनों लोगों को पकड़ के और इंडिया फ्लैग मंगा रहे थे आप। इसलिए था कि एक तो एशियन गेम्स में आर्चरी कंपाउंड पहली बार जोड़ा था। अच्छा, 14 में? 14 में। और वो हमारे लिए ओलंपिक था एक तरह से, वो क्योंकि इससे बड़ा इवेंट ही नहीं है कंपाउंड के लिए। एशियन गेम्स में इंक्लूड हो गया, मतलब पहला इंटरनेशनल इतना बड़ा इवेंट था। अच्छा, उसके मालूम था 2014 में कि उसको जीतने के बाद सब कुछ हासिल है आपके पास, आपको पैसा भी मिलेगा, आपको नौकरी भी मिलेगी, आपको सब चीजें मिलेंगी जी। तो उसके लिए तो डेडिकेशन हमारी मतलब 100% हमने दी थी कि ये तो साला पहली बार में जाकर के जीतना ही जीतना है, चाहे जो हो जाए। तो हमने 2012 से स्टार्ट कर दिया था, लगे हुए थे। 2013 में टीम में आ गए थे, लगे हुए हैं बस कि नहीं एशियन गेम्स जीतना है, एशियन गेम्स जीतना है। और फॉर श्योर जब आप कोरिया को हरा करके आप चैंपियन बन रहे हैं तो उछलना कूदना उस टाइम पे तो सब कुछ था। हाँ, वो मोमेंट मुझे याद है जब आप बिल्कुल। अच्छा, उसमें बड़ा वो तो कहता हूँ ना, हर एक स्पोर्ट्स पर्सन की चीज़ों में लगता है। हम 3 जनों की टीम थी जी। अब मेरा इंडिविजुअल भी मैं परफॉर्म कर रहा था। तो जैसे ही मेडल लिया, प्रेस आ गई और चीज़ें हो गई। मेरा मैच था तकरीबन 2 घंटे बाद। ठीक है। और प्रेस आ गई, चीज़ें आ गई, मुझे पकड़ लिया डोप वालों ने कि भैया डोपिंग टेस्ट होगा आपका। अब इंडिविजुअल में जाने से पहले? इंडिविजुअल जाने से पहले, क्योंकि रैंडमली पकड़ते हैं टीम में किसी को भी। तो भाई आप भी मेरे को ही पकड़ लिया। अच्छा, एक बार पकड़ लेते हैं वो डिनाई, वो सुनते नहीं किसी की, वो होता नहीं एज पर लोग वाडा वालों ने। भाई चलो डोप दे के आओ। अब डोप देने के लिए वो पानी पिए जाऊँ, वो सुसु ना आए। डोपिंग तो यूरिन सैंपल से होगा जी। अब जितनी बाइट्स हैं, चीजें हैं, अरे यार जीतने का वो तो करने तो नहीं, यहीं पे बैठो। 2 घंटे बाद मैच है, प्रैक्टिस हो रहा है, नहीं यहीं बैठो। तो 1.5 घंटा उन्होंने खाया मेरा। और जब प्रैक्टिस करनी थी, चीजें करनी थी, वहाँ सब निकल गया मेरा। अब वहाँ मैच खेलने में इंडिविजुअली जा रहा हूँ। अब इतना ज्यादा प्रेशर कि भैया जीते हैं उसकी बधाइयाँ, या पीछे वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, या इतना पानी पी लिया वो सुसु आने का प्रेशर।
भैया वो 100 ml देने के लिए 3 बोतल पिलाई, अच्छा, तो पानी आया जाए तब तो सुसु आए ना उसके पूरे मैच में, प्रेशर ही बने जाए। तो पानी से सुसु आ गई। तो बहुत सारी चीज़ें भी उस टाइम पे हो रही थी। वो अनफॉर्चुनेटली मैच मेरे हाथ से निकल गया, मेरा सिल्वर मेडल आया इंडिविजुअल में, पर मैं अच्छी दावेदारी कर रहा था। एक 2-3 फैक्टर होते हैं ना कि ये चीज़ें शायद समझनी चाहिए थी, पर क्योंकि नई नई थी, पहली बार थी, तो हमें भी नहीं आई समझ में। और ड्रॉबैक वहाँ पे रहा, पर ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो मिल गया सब अच्छा है। तो वो मोमेंट आपका सबसे ज्यादा मतलब खुशी वो खुशी का है क्योंकि वो इंडिया के लिए पहला गोल्ड था, कंपाउंड के लिए पहला गोल्ड था, मेरे लिए अर्जुन अवार्ड का वाला गोल्ड था, या मेरी जॉब के लिए गोल्ड था, या मेरे घर के सपोर्ट के लिए गोल्ड था। वो एक अलग ही वो था, अलग चाम था वो। अच्छा, क्या मेरी जानकारी सही है कि कंपाउंड आर्चरी में अर्जुन अवार्ड पाने वाले आप पहले? हाँ, मेरे से ही स्टार्टअप हुआ था। अभी तक नॉन ओलंपिक करके किसी को दिया नहीं जाता था, पर मैंने इतनी एक्सट्रीम में परफॉर्मेंस करी थी। एशियन चैम्पियनशिप में 3 गोल्ड लेकर के मैं चैंपियन बना था, वर्ल्ड कप्स में मैंने मेडल ले लिए थे, फिर एशियन गेम्स में डबल मेडल ले लिए थे। फिर रिक्वेस्ट करी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, एक्सेप्टेंस में डाली, और फर्स्ट अर्जुन अवार्ड 2014 में दिया गया मुझे। उसके बाद फिर मेरे टीममेट्स को 15 में, 16 में, एक एक करके सबको अर्जुन अवार्ड मिला। आपके लिए सफलता का मतलब क्या है अभिषेक जी? सफलता का मतलब आज तक ढूंढ रहा हूं मैं, कि एट द एंड आप खुश होने चाहिए आप अपने डिसीजन से। मेरे लिए सफलता हुआ है। हर एक चीज में ड्रॉबैक होते हैं, पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। मेडल आना ना आना, हर बारी आना, हर बारी ना आना, वो सारे आपके ऊपर है। अगर आप अपनी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाई हैं तो खुश हैं, आप अपने लाइफ के डिसीजन से सेटिस्फाई हैं तो खुश हैं। शायद सफलता वही है। मैं खुश हूँ कि मैं आर्चरी में आया, मैं खुश हूँ मैंने जितना मुकाम पाया, मैं खुश हूँ मेरी जो जॉब है, मैं खुश हूँ मेरी फैमिली का सपोर्ट है, मैं चाहे जितना दिन उनके पास रहा, मेरे डिसीजन से मैं खुश हूँ। ये मेरे लिए सफलता है। अब चलते चलते एक दो मेरे सवाल हैं जिसका जवाब आप दीजिएगा। अगर कोई लड़का आपके जैसे देश के लिए खेलना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए? मेहनत 100% अपना दे, देश के लिए खेलने के लिए किसी भी गेम में दे, और 100% दे। एक टाइम आएगा, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, एक टाइम आएगा वो क्लिक होगा, उसमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और वो कंटिन्यू चलता जाएगा, अब चलता जाएगा। डिसिप्लिन ना छोड़े। अगर कहते हैं ना कि प्रैक्टिस करनी है तो करनी है, हफ्ते में 6 दिन करनी है, 7वां दिन रेस्ट करना है तो करना है। ये रूटीन फॉलो रखे, हो सकता है 2 साल, 2.5 साल, 3 साल क्लिक आए और वो आगे तक बढ़ता जाएगा। अभिषेक जी, मेहनत करने के लिए तो वो लड़का तैयार है, लेकिन उसके पास संसाधन ही नहीं है। आज की डेट में ना कई सारे अपॉर्चुनिटीज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दी हुई हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स ने दी हुई हैं, बहुत सारे स्कीम्स निकाली हुई हैं। कहीं ना कहीं तो प्रूव करना पड़ेगा। अच्छा, प्रूव करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं प्रूव करना पड़ेगा, छोटे लेवल पे प्रूव करो। अच्छा, SCC स्कीम्स में आ जाओगे, खेलो इंडिया में प्रूव करो, COA स्कीम में आ जाओगे, नेशनल लेवल पे प्रूव करो, आप अच्छे फॉरेन ट्रेनिंग कैंप और सब चीज़ों में आ जाओगे। इंटरनेशनल में प्रूव करो, टॉप्स जैसी स्कीम्स में आ जाओगे। ठीक है। तो हर चीज़ के लिए, हर कैटेगरी के लिए कहीं ना कहीं स्कीम्स बनाई हुई हैं। आपको थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा कि कौन सा कहाँ पे क्या है, कौन से गेम के लिए कहाँ पे सेंटर अच्छा है। जा करके आप मेहनत कीजिए, 100% देंगे तो आप उसका फ़ायदा उठा सकते हो स्कीम जी, का। मैं इस सवाल को दोबारा पूछ रहा हूँ। जैसे मान लीजिए किसी लड़के ने अभिषेक वर्मा की जर्नी देखी और बहुत इंस्पायर हुआ कि यार यार ये तो मैं इससे रिलेट कर पा रहा हूँ, लेकिन उस लड़के के पास ना वो मतलब वो आर्चरी खरीदने और कुछ भी मतलब उसके पास कुछ संसाधन ही नहीं। बहुत इनिशियल, वो 8वीं 9वीं क्लास में पढ़ रहा है लड़का, हो सकता है कि उसकी उम्र 12 13 14 साल हो, तो वो शुरुआत कैसे करे? देखिए, शुरुआत के लिए आपको बताया कि इंडिया गवर्नमेंट ने बहुत प्रावधान कर रखा है कि आप इंडियन बोर्ड से
अच्छा। आप नेशनल चैंपियन बन सकते हैं, यूनिवर्सिटी चैंपियन बन सकते हैं, स्कूल चैंपियन बन सकते हैं। तो इनिशियली आप वुडन से स्टार्ट कीजिए। वुडन मैंने वो भी करी थी। वुडन हाँ, वेपन वुडन, मिलता है वो? हाँ, हर जगह मिलता है। कितना प्राइस होता है उसका? 8 से 10 हज़ार रुपये की किट होती है उसकी। और 8-10 हज़ार भी ना हो तो मान लीजिए झारखंड उड़ीसा या बिहार का कोई लड़का, इतना गरीब लड़का, 8-10 हज़ार भी ना हो, लेकिन उसको करना है, वो आर्चर बनना चाहता है। देखिए उसमें मतलब उसके पास खाने भर के वो अन्न है, पैसे नहीं है उसके पास कि 8-10 हज़ार रुपए का आर्चरी खरीदे। आप बताएं आप। फिर भी कोई ना कोई ऐसे विभाग, सरकारी स्कीम, सरकारी संस्थाएं, चीज़ें हैं जहाँ से वो प्रूव कर सकता है अपने आप में कि मेरे में फिजिकल अवेलेबिलिटी है, फिजिकल मैं स्ट्रांग हूँ, जी। और मेरे में कैपेबिलिटी भी है कि मैं स्ट्रांगली होकर के गेम को अच्छा कर सकता हूँ। हम्म। सी झारखंड गवर्नमेंट की अगर आप बात कर रहे हैं तो झारखंड गवर्नमेंट भी काफ़ी सारे इंडियन बोर्ड और चीज़ें बच्चों को दे रही है, पार्ट ले रही है। वहाँ पे टेस्ट लेती है, फिजिकली टेस्ट लिए जाते हैं, टैलेंट हंट बोला जाता है, उसमें वहाँ पे वो पार्ट लेते हैं। और वहाँ से बहुत झोपड़ी से भी बच्चे आए हैं, वहाँ पे देखे गए हैं कि जहाँ पे खाने के लिए भी पैसे नहीं है, तो वहाँ से भी उनको टैलेंट के द्वारा लिया जाता है। बाकी तो यही है कि आपके पास कोई नज़रों में हो तो मैं उसकी हेल्प कर सकता हूँ। अरे थैंक यू सो मच, थैंक आप यू। किसी को भी बोलिए, तो जितने भी मेरे पे होते हैं कोशिश करते हैं, ऐसे आते भी हैं, तो जितनी मेरे से हेल्प हो पाती है मैं करने की कोशिश करता हूँ कि सबको कर पाऊँ। क्या बात है। मैं जब आ रहा था इस पॉडकास्ट के लिए तो मैंने अपने एक मित्र को बताया जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया में लिखते हैं, तो उन्होंने पूछा कि अभिषेक जी से ये सवाल ज़रूर पूछना राहुल कि अमेरिका तीसरी बार मुझे लगता है या चौथी बार ओलंपिक होस्ट कर रहा है, जापान भी शायद मतलब तीसरी चौथी बार होस्ट किया टोक्यो ओलंपिक्स, जबकि उसने तो न्यूक्लियर अटैक जैसी त्रासदी झेली थी। भारत कब होस्ट होस्ट करेगा ओलंपिक्स? भारत कब ओलंपिक की मेज़बानी करेगा? देखिए मुझे लग रहा है कि 36 में ऑलरेडी डाला हुआ है ठीक है। और चांसेस भी हैं। दूसरा वही कहा ना कि अभी रुझान पिछले 10 सालों में बहुत चेंज हुआ है भारत का, हर चीज़ के प्रति, उसमें स्पोर्ट्स भी है। तो उसको भी दिख गया है। अब तो प्राइम मिनिस्टर का भी यही नारा है, खेलो कूदो बनो नवाब। तो स्पोर्ट्स के प्रति, स्पोर्ट्स साइंस के प्रति, सब चीज़ों के प्रति काफ़ी अच्छा रुझान आ गया है, अच्छे फंडिंग्स हो रहे हैं, अच्छी चीज़ें हो रही हैं। तो अब ये 36 में कोट करा गया तो होपफुली ये मिल जाएगा इंडिया को, और उसके बाद से सारे इवेंट्स इंडिया में एक बार देख लेंगे तो कंटिन्यू होंगे, क्योंकि सब कुछ है हमारे पास। अच्छा खाना है, अच्छा इंफ्रा है, अच्छी सब चीज़ें हैं। हमें बस प्रूव करना है, दिखाना है, और दिखाने के लिए 36 बहुत अच्छा बहाना है। कॉमनवेल्थ देखा जाए तो बहुत अच्छे लेवल पे होस्ट किया गया था। फूड की वैरायटी इतनी थी, ग्राउंड्स की वैरायटी इतनी थी, और ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा था, सब चीज़ें थी। तो आज तक प्लेयर्स में वाहवाही होती है। और ऐसे दूसरे भी गेम्स देखे गए हैं मैंने जहाँ पे खाने के लिए नहीं होता हमारा। जी। वेजिटेरियन खाने के लिए, मैं वेजिटेरियन हूँ तो तरस जाते हैं कि वहाँ पे बस सूखे चावल दिए जाते हैं वेजिटेरियन के नाम पे। तो हमारा इंडिया बहुत सुपीरियर है होस्ट करने के लिए। मौका चाहिए, 36 में मौका मिल जाएगा। होपफुली आपको 36 से दिख जाएगा कि कंटिन्यू क्या बात है, होस्ट करना बहुत स्टार्ट अच्छा। कर दे। एक आखिरी सवाल, ये जो आर्चरी की जो भारत की जो टीम है जिसमें अतनु हैं, दीपिका हैं, प्रवीण जाधव हैं, तरुणदीप रॉय हैं, आप हैं, ज्योति हैं, सबसे अच्छा दोस्ती आपकी किसकी है? सबसे अच्छी दोस्ती आपकी बॉन्डिंग किसके साथ है? देखिए दोस्ती यारी वाली एकदम। बॉन्डिंग मेरी सबके साथ है, ऐसा नहीं। मैं तरुण भैया जो हैं वो सबसे सीनियर है हमारे में, उसके बाद मैं ही आता हूँ, जो ये सबसे ऊपर सीनियर मैं हूँ उनका। तो सबके सब भैया 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 भैया, मैं तो जगत भैया मुझे बना रखा है। मुझे लग रहा है दीपिका भी आर्चर, भैया कहती हैं? सभी भैया कहते हैं मुझे। अच्छा। इंडिया में मुझे लग रहा है कि 10,000 आर्चर हैं, तो 10 के 10,000 भैया, अभिषेक भैया ये कर दो, वो कर दो, वो कर दो, तो वो पीछे पड़े। और मैं भी बीइंग अ ब्रदर की, ठीक है सारे मेरे छोटे भाई बहन ही हैं, कोई ऐसी बात नहीं। सबका जितना सपोर्ट होने की कोशिश करते हैं, सपोर्ट करता हूँ, चीज़ें करता हूँ, घुलता मिलता हूँ, बातचीत करता हूँ, एंजॉय करता हूँ, क्या बात है। और इन सब चीज़ों में लगा रहता हूँ। बहुत शुक्रिया अभिषेक जी, आपने हमारे लिए समय निकाला। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप बताएं आपको कैसा लगा? नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा अनुभव है। बस वही जाते जाते यही बोलूँगा कि अपने अपने बच्चों को जी। हर स्पोर्ट्स में डालें, खिलाएं, कुदाएं, और उनके बहाने खुद भी स्पोर्ट्स उनके साथ ज्वाइन कीजिए।
एक अच्छे शरीर के लिए कसरत बहुत ज़रूरी है, स्पोर्ट्स बहुत ज़रूरी है और एक बहुत अच्छा माध्यम है। एक अच्छे पैशन के साथ, अपने पैशन के साथ आप अपनी फिजिक भी बना सकते हैं, बीमारियों से दूर हो सकते हैं, बच्चों को एक अच्छी लाइफस्टाइल दे सकते हैं और एक शायद उनका अच्छा फ्यूचर भी दे सकें। क्या बात है। जो सेम आपने बात अभी कही, इस कैमरे को देख के बोल दीजिए आप डायरेक्ट। देखिए, मैं सबसे बस ये जाते जाते एक यही रिक्वेस्ट करूँगा कि बीइंग अ पेरेंट्स अपने बच्चों को किसी भी खेल में और किसी भी एक्टिविटी में डेली डालें। 2 घंटे, 1 घंटा जितना समय मिले उनको कराइए और उनके साथ खुद भी एंजॉय कीजिए। ऐसा है, आज की डेट में अपनी फिजिक पे भी ध्यान दीजिए और वही शायद बच्चे ही बहाना बनेंगे आपका इस लाइफस्टाइल से दूसरी लाइफस्टाइल में आने के लिए। तो उनको भी खिलाइए, खुद भी खेलिए। अच्छी सेहत 100% मिलेगी और शायद अच्छा फ्यूचर बच्चों का भी मिल जाए एक अच्छे प्रोफेशनल स्पोर्ट्स में आने से। थैंक यू। थैंक यू सो मच।